तो कल थी एफएमसीजी की बारी। हालांकि इंडेक्स पे था काफी दबाव, पर आज किस सेक्टर की होगी बारी और क्या करना चाहिए आपको इंडेक्स पे, क्योंकि आज फिर से जो है गिफ्ट निफ्टी थोड़े सपाट शुरुआत के ही संकेत दे रहा है। पर इसके अलावा आज खास बात ये भी है कि ग्लोबल बाजारों से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे में आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति और कहां पे आप लगाएं सौदे स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से, ये सभी पे चर्चा करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि खबरों वाले शेयर्स पे कहां पे रखनी है आपको नजर और नतीजों के लिहाज से भी कहां दिखेगा एक्शन। स्वागत है आपका खरा सौदा में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी डिम्पी कालरा और साथ ही अभिषेक। हम सभी आपके साथ बने रहेंगे अगले 2.5 घंटे और तमाम एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे उनकी आज की बाजार की रणनीति। पर उससे पहले आपके सामने रख देते हैं बाजार के वो 4 अहम ट्रिगर्स जहां पे आज रहेगी नजर। तो ग्लोबल बाजारों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डाउ जोन्स में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिली थी और साथ ही साथ गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी लगभग जो है 20 अंकों की ही तेज़ी दिखा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रूड 2 साल के निचले स्तर पर क्रूड में भी थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉक्टर रेड्डीज के जो नतीजे हैं वो थोड़े से कमज़ोर देखने को मिले हैं। साथ ही साथ वोल्टास और आईजीएल के नतीजों पर भी रहेगी नज़र। अगर देखें तो एलएनटी यहाँ पे भी आने वाले नतीजों के दम पे फोकस रहेगा और साथ ही आज हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, इन सभी के नतीजों पर दिख सकता है एक्शन। तो ये थे बाजार के कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पे हमें रखनी है नजर। पर आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से ग्लोबल बाजारों से संकेत हमें मिल रहे हैं और ये जानेंगे अभिषेक से। अभिषेक बताइए, कल बहुत कुछ खास तो नहीं हुआ। हालांकि डाउ जोन्स एक समय पे एक अच्छी शुरुआत ज़रूर उसने की थी, ठीक ठाक शुरुआत थी, पर उसके बाद पूरी तेज़ी गंवाते हुए। साथ ही कच्चे तेल से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं वो भी बताइए। सृष्टि गुड मॉर्निंग। कल अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो डाउ हो या फिर नेस्डेक, कल हमने काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल सेशन देखा और आखिरकार डाउ जो है हल्की सी बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। लगातार 5 सत्र में डाउ जोन्स में कहने को तेज़ी हो गई और दिसंबर के बाद ये डाउ जोन्स में तेज़ी का सबसे लंबा दौर था। S&P 500 हरे निशान में, नैस्डेक लाल निशान में बंद हुआ और कल के बाजार पर अगर हम देखें तो वहां पर भी नतीजों का काफी ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिला। हालांकि एक चीज जो पक्ष में रही जिसने बाजारों को थोड़ा सपोर्ट देने का काम किया वो है बॉन्ड यील्ड में नरमी। 4.45 के आसपास बॉन्ड यील्ड आ गए हैं 10 ईयर अमेरिका में और उसके चलते थोड़ी सी हम वहां पर बाजारों को सपोर्ट हमने मिलते हुए देखा। लेकिन कमजोर नतीजों के चलते जो तेजी रही अमेरिकी बाजार में वो लिमिटेड रही, वो सीमित रही। वहां पर हमने देखा कि कमजोर गाइडेंस आया था डिफेंस कंपनी पैलेंटीर का, ये शेयर 15% टूट गया। और इसके अलावा डिज्नी के अनुमान से कमजोर नतीजे आए थे, शेयर में करीब हमने 10% के आसपास की गिरावट देखी। हालांकि S&P 500 के जो अभी तक के नतीजे आए हैं उसमें से 80% नतीजे अनुमान से बेहतर साइड पर आए हैं। आज की बात करें तो आज उबर के नतीजे आएंगे, शॉपिफाई के नतीजे आएंगे और इसके अलावा जो चीज फोकस में होगी वो है फेड ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट आज दिन भर आएंगे। फेड के अधिकारियों के जो बयान आ रहे हैं उससे संकेत ये मिल रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती के लिए अभी थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। इसके चलते हमने देखा कि ट्रेजरी यील्ड नरम हुई है 4.45% के आसपास। डॉलर इंडेक्स में भी हमने थोड़ी सी गिरावट देखी है, 105.8% से घटकर 105.4% पर आ गया है। और दरों में कटौती को लेकर जो अनिश्चितताएं हैं उसके चलते सोने पर भी प्रेशर लगातार बना हुआ है। कॉमेक्स प्रभाव है $2320 के आसपास। क्रूड में कमजोरी आ रही है और क्रूड में कमजोरी आने की वजहें ये भी हैं कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में जो एक तनाव का माहौल है, इजराइल के बीच में और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, संघर्ष विराम की खबरें गाजा को लेकर आ रही हैं, लेकिन अभी तक अनिश्चितताएं बरकरार है। उसके लिए हमास ने अपनी मंजूरी दे दी है। कतर और मिस्र इसके लिए मध्यस्थता की भूमिका में है, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था, उसको हमास ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से इस पर कोई हामी नहीं आई है।
तो देखना होगा कि गाजा में युद्ध विराम कब तक होता है। हालांकि चीजें थोड़ी सी न्यूट्रल साइड पर जाती हुई जरूर दिख रही हैं और उसके चलते क्रूड थोड़ी सी कमजोरी हमने देखी है। 2 महीने के निचले स्तर पर कच्चा तेल आ गया है, $83 के नीचे आकर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर आप एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो एशियाई बाजारों में आप देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी हल्की सी तेजी के साथ 22,400 के आसपास है। लेकिन जापान और चीन के बाजार में हम कमजोरी देख रहे हैं। तो मिक्स्ड क्यूज है एशिया से। डाउ जोन्स में भी हल्की सी ही तेजी है, उसको बहुत हम पॉजिटिव नहीं कह सकते। तो मिक्स्ड संकेत है अमेरिका से। क्रूड के फ्रंट पर अगर हम देखें तो चीजें ठीक है। जिस भाव पर हमें क्रूड चाहिए 80 से 85 के बीच में हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक कंफर्ट रेंज है और उसी रेंज में कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। $83 का क्रूड है। तो ओवरऑल अगर हम ये कहें कि जो ग्लोबल संकेत है वो मिक्स्ड है, मिले जुले हैं, तो ये कहना ठीक होगा। चलिए यहां से आगे बढ़ेंगे और ये समझते हैं कि अब FIIs के और DIIs से आपको संकेत क्या मिल रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में अगर आपको ट्रेड करना है तेजी का या फिर मंदी का, तो क्या सही रहेगा, कौन से लेवल्स पर आपको करना चाहिए, पूरी समग्रता के साथ सिलसिलेवार ढंग से अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले जरा बातचीत कर लेते हैं कि FIIs के आंकड़े किस तरह से कल निकल के आए हैं। कल लगातार तीसरा सत्र था जब हमने कैश में देखा कि 2,000 करोड़ से ज्यादा, इनफैक्ट कल तो 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली रही कैश मार्केट में FIIs की तरफ से। तो प्रेशर वहां से लगातार बना हुआ है। 2 दिन हल्के हल्के बाइंग के आंकड़े आए थे, लेकिन उसके बाद फिर से हम देखें कि वो रिवर्स होता दिख रहा है। DIIs की बात करें तो वहां से लगातार अच्छे नंबर से, बीच में 2 दिन ऐसा था कि थोड़ा सा क्वांटम कम हुआ था, लेकिन कल फिर से स्ट्रांग नंबर्स आए हैं। 2300 करोड़ रुपए की खरीदारी के कैश मार्केट में, ये आप ध्यान दीजिएगा DIIs के या फिर FIIs के। लेकिन FIIs की लॉन्ग होल्डिंग संकेत क्या है, डिम्पी से समझेंगे। डिम्पी बताइए लॉन्ग होल्डिंग किस तरह की है, क्या कुछ बदलाव है उसमें? बिल्कुल बदलाव है और मैं बोलूंगा FIIs तय कर रहे हैं इस समय मार्केट के अंदर, और तो कोई तय ही नहीं कर रहा। रिटेल्स तो बेचारा फंसा हुआ है, उनके पास तो मेजोरिटी माल आया हुआ है। और मैंने एक आपको कई बार नोटिस करवाया, मैं ऐसा नहीं कि मैं रिटेल की एंटी होके बोल रहा हूँ सर, ये डाटा ऐसा ही बोला जाएगा। अच्छा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा शर्म करके, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा या हमारी ऑब्जर्वेशन कैसे आप तक पहुंचेगी। जब रिटेल के पास मेजोरिटी स्टेक आ जाएगा और FIIs के पास माल घट हो जाएगा, तो यानी कि रेजिस्टेंसेस आपके पक्के हो जाएंगे। ये मैंने अपने कई साल के एक्सपीरियंस से सीख लिया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, DIIs बिल्कुल सुप्त अवस्था में है। ये रिटेल और DIIs का नेचर ऑलमोस्ट एक जैसा है, बस DIIs थोड़ा बड़ा होता है और रिटेल थोड़ा छोटा इन साइज होता है और FIIs उसके अगेंस्ट में खड़ा होता है। लेकिन उस समय इसका जो भाई है DIIs, वो बिल्कुल सुप्त अवस्था में, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है होल्डिंग में। वो 38 से मुश्किल से 38.9 पे गए हैं, यानी कि 39% होल्डिंग हुई है। 1% आधा परसेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन रिटेल की होल्डिंग्स में इजाफा हुआ है और 59% हो गए हैं। देखिए बाजार ऑलरेडी गिर रहा है, हमने 20 दिन की एवरेज को ब्रेक कर दिया, हम 50 दिन के एवरेज पे आके रुके हैं। फिर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि 50 दिन के एवरेज भी ब्रेक ना करे बाजार। उस समय आपके पास जो एक पावर होनी चाहिए वो पावर एब्सेंट है, वो पावर रिटेल के हाथ में है, वो पावर FIIs के पास नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और नोटिस करवा देता हूँ, ये जो 41% अभी आप FIIs का नंबर देख पा रहे हैं, कल 5% घटा है। इसी 41% पे हमने ऑल टाइम हाई भी लगाए हुए हैं और इसी 41% पे हमने एक हफ्ते के अंदर बैंक निफ्टी को 2% टूटते हुए भी देखा है, करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा भी टूटते हुए देखा है। तो कहने का मेरे मतलब है कि FIIs की जो होल्डिंग का नंबर है इस समय 41%, ये इतना भी खराब नहीं है लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। इसी नंबर पे आप हाई, इसी नंबर पे आप स्विंग के लो टेस्ट कर रहे हो, इसलिए FIIs जो करेगा बाजार वैसा ही काम करेगा। और अगर आपको नहीं याद हो रहा हो या नहीं देख रहे हो, आप पर डे FIIs का नंबर उठाओ और उसका पर डे का चार्ट उठाओ, आपको क्लियर हो जाएगा। जिस दिन FIIs की होल्डिंग बढ़ी उस दिन ऊपर, जिस दिन FIIs की होल्डिंग घटी उस दिन हम नीचे। इन स्पाइट ऑफ दिस के बाजार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको डजंट मैटर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीच की लेयर एब्सेंट है DIIs की, सिर्फ रिटेल और FIIs के बीच में हाथ बदला हो रहा है। आप चेक करोगे सीधा 5% FIIs घटे हैं और 5% से 4% से ही रिटेल बढ़ गया। तो दूसरा माल कहीं जा ही नहीं रहा, या तो रिटेल के पास जा रहा है तो FIIs के पास जा रहा है। इसलिए मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है वो बहुत फास्ट है। एक मैं आपको और पॉइंट बताता हूँ, जब स्क्रीन रीडर्स हैं उनके लिए,
कल अगर आप बाजार को गंभीरता से देख रहे होंगे तो आपके मन में भी ये चल रहा होगा कि हाँ कल बाजार टूटना नहीं चाहिए था, लेकिन कल जबरदस्ती टूटा हुआ लग रहा था कि बाजार को जबरदस्ती ड्रैग किया जा रहा है और बहुत स्पीड से ड्रैग किया, स्पेशली बैंक निफ्टी को, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एफआईज का। जबकि कल आईटी चल रहा था, कल एफएमसीजी चला, उसके बावजूद भी बाजार टूटा। मैं बोलूंगा कि एफआईज के नंबर बहुत ही क्रिटिकली वॉच कीजिए। ये हर 3% 4% पे भी अब रिएक्शन देने लग गया है। पहले 8% पे रिएक्शन देता, अब 3% पे भी रिएक्शन आ रहा है। बी अवेयर, सावधान। एफआईज के नंबर को वॉच कीजिएगा। जब ये बढ़े तो अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर, जब ये घटे तो अपने कॉन्फिडेंस को नीचे कर लो, चाहे कोई आदमी कितना ही कुछ क्यों ना बोले। ठीक है, ये तो एफआईएस की बात होगी, लेकिन निफ्टी पर जाने से पहले आपको ये बता दें कि कल तीसरे दौर का मतदान संपन्न हुआ। 283 सीटों पर, यानी कि आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। और कल जो वोट का प्रतिशत रहा वो रहा 64 साढ़े 64% के आसपास का। थोड़े बहुत बदलाव इसमें जरूर होंगे, लेकिन कल का जो दौर रहा उसमें 2019 अगर हम तुलना करेंगे तो 2019 में तकरीबन 66% ये वोटिंग हुई थी और कल 64 साढ़े 64%। तो थोड़ा सा जो भी दो फेज में थोड़ी सी कम वोटिंग हो रही थी, थोड़ा सा वहां से हम देख रहे हैं कि सुधार के एक संकेत मिल रहे हैं। 20 राज्यों में और यूटी में आधे से ज्यादा सीटों पर ये वोटिंग हो चुकी है। डिम्पी, आपका सेंस क्या कहता है? क्योंकि हम देखिए ये आंकड़े भी हम सामने रख रहे हैं कि पहले फेज के जब चुनाव हुए, जब वोटिंग हुई, बाजार उस दिन चढ़ा था 151 अंक, निफ्टी में हमने तेजी देखी थी। बाकी दो फेज के दिन करीब करीब 150 पॉइंट निफ्टी में हमने करेक्शन देखा है। क्या कोई संबंध तलाशने चाहिए, कोई मायने इसके निकालने चाहिए? बिल्कुल 100% इसके संबंध तलाशने चाहिए और इसके मायने भी निकालने चाहिए। अगर वोटिंग परसेंटेज, देखिए सरकार किसी की भी हो और कैसा भी मूड माहौल क्यों ना हो, अगर वोटिंग परसेंटेज कम और घटेगा और बढ़ेगा तो वो सीटों पर भी असर डालेगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, जो पुराना इसका अर्थमेटिक्स कह रहा है कि भाई 2 से 3% वोटिंग परसेंटेज पे भी 4 सीटों पे फर्क आ रहा है। ये मैंने एक जगह पर इसकी कैलकुलेशन पढ़ी। तो अगर आप 3% 2% से वोटिंग कम कर रहे हो तो आपकी 4 से 5 सीटों पे फर्क आ रहा है। मैंने पहले चरण का, दूसरे चरण का, तीसरे चरण का वोटिंग परसेंटेज आपके सामने रखा है। अगर आप पहले चरण में देखोगे जो 66% था, दूसरे चरण में 61% है और तीसरे चरण का करीब करीब 65% आ रहा है, 64-65%। ये 66% था, यानी कि पिछली बार से थोड़ा कम टर्न अराउंड हुआ है। 1% के कम होने का मतलब है 2 से 3 सीटों का हेरफेर हो जाना। ठीक, तो मार्केट क्या कर रहा है ना, इस समय ये सेंस करना चाहता है कि जो प्रिवेलिंग गवर्नमेंट है कहीं एंटी इनकम्बेंसी का शिकार ना हो जाए वो, इसलिए वोटिंग परसेंटेज को बहुत माइन्यूटली देखा जा रहा है। और एक बार तीसरे चरण का वोट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि तीसरे चरण में 90 से ज़्यादा सीटों पर वोटिंग हो रही थी, उसमें से मेजोरिटी सीटें जो प्रिवेलिंग गवर्नमेंट है उसके द्वारा जीती गई थी। तो इसलिए यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वोटिंग परसेंटेज एंटी इनकम्बेंसी का गिरेगा, यानी कि ज़्यादा वोट गिरा जो विपक्ष का हुआ, तो फिर बाजार में थोड़ा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होगा। इसलिए आप देख पा रहे हैं जिस दिन भी वोटिंग परसेंटेज का नंबर आना होता है या वोटिंग हो रही होती है उससे एक दिन पहले या ऑन दैट डे मार्केट एक रिएक्शन, एक बड़ा मूवमेंट जरूर देता है। और अगर किसी को ट्रस्ट ना हो रहा है, एक बार आप इंडिया विक्स का चार्ट दिखा सकते हैं, और अगर आप दिखाएं तो आप ना 20 अप्रैल के बाद से दिखाना जिस दिन से वोटिंग पड़ना शुरू हुए हैं। तो अगर आप वहां पे देखेंगे ना तो उसी समय से ही विक्स बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये महज इत्तेफाक नहीं है कि एक महीने से वोट पड़ रहे हैं और एक महीने से इंडिया विक्स बढ़ रहा है। ये कुछ ना कुछ वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग पैटर्न और सरकार की पॉलिसीज और उनके काम करने के तरीके पर भी है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक चीज हमने और आपको बता दें कि 2 चीज़ों पे बड़ा ध्यान देना, पहला तो ये वोटिंग परसेंटेज पे और दूसरा एफआईएस की होल्डिंग पे। अभी तक 2 चीजें हम आपके सामने क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, ये वोटिंग परसेंटेज और उसका विक्स से कनेक्शन भी साफ दिख रहा है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में और असम में वोटिंग प्रतिशत रहा, और अगर जहां पर कम रहा वो राज्य रहे उत्तर प्रदेश और बिहार। यहां पर तो 60% भी पार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन इंडिया विक्स लगातार 9 सेशन में करीब करीब 75% का उछाल है और 23 अप्रैल से ही लगातार हम इंडिया विक्स मोमेंटम देख रहे हैं। और जैसे जैसे हम चुनाव के नतीजों के करीब जाएंगी ये वोलेटिलिटी शायद अभी यहाँ से और बढ़ती हुई दिखाई देगी, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं इंडिया विक्स को देखकर। लेकिन एक चीज़ और बता देते हैं, वो ये कि स्पेशल ट्रेडिंग सेशन फिर से
आयोजित करने जा रहे हैं एक्सचेंज। 18 मई को बाजार खुलेगा और इसमें दो सत्र में ट्रेडिंग होगी। पहले सत्र में प्राइमरी साइड से ट्रेडिंग की जाएगी और दूसरे सत्र में डिजास्टर रिकवरी साइड से ट्रेडिंग की जाएगी। पहला सत्र होगा सुबह 9:15 बजे से लेकर 10 बजे तक और दूसरा सत्र होगा 11:15 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दूसरा सत्र आयोजित किया जाएगा। एफएनओ समेत सभी शेयरों के लिए इसमें 5% का सर्किट होगा और उन शेयरों में जहां पर सर्किट 2% है या फिर उससे कम है उनके लिए कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, सभी जो क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैं उनके लिए 5% का सर्किट होगा। ये कुछ अपडेट्स निकल के आए हैं। तो इस साल अब तक कहें तो तीसरा शनिवार होगा जब छुट्टी नहीं होगी, लोगों को काम करना पड़ेगा। और पहला 20 जनवरी को बाजार फुल फ्लेजेड खोलना पड़ा था, उसके बाद 2 मार्च को डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग हुई, 18 मई को फिर से टेस्टिंग होगी क्योंकि 20 मई को बाजार बंद है। मुंबई में उस दिन मतदान होंगे, उसके चलते बाजार को बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो 18 मई को एक्सचेंजेस ये कर रहे हैं स्पेशल ट्रेडिंग सेशन, आप ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब यहां से हम बाजार पर बढ़ेंगे। निफ्टी ने कल 22,300 के आसपास तक की क्लोजिंग दी और शुरुआती सत्र में जो गिरे, रिकवरी के बहुत कोई अच्छे प्रयास हुए नहीं बाजार में। 50-60 अंकों की हमने नीचे लोअर लेवल से सुधार देखे होंगे, लेकिन डिम्पी जो लॉन्ग वाले हैं उनका कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पर थोड़ा सा शेक तो हुआ है। वो क्या करें और जिनको नया लॉन्ग करना है क्या उनको कंफर्ट एक मिल रहा है बाय ऑन डिप्स वाला, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, कल का जो बाजार था ना वो हमारे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग था। डाटा ये नहीं कह रहा था कि आप इतनी स्पीड से गिरेंगे और ऐसे गिरेंगे, बट गिरे तो आपने 2-4 चीज़ें तोड़ी। कैसे तोड़ी मैं आपको बताता हूँ। आपने 20 दिन की एवरेज को तोड़ा, अब आप 50 दिन की एवरेज पे आके काम करते हो। हमने आज एवरेज का पूरा डाटा स्क्रीन पर डाला है, आपको हम दिखा भी देंगे बाद में कौन कौन सी एवरेज किस किस टाइप की कितने कितने पॉइंट्स पे बन रही हैं। दूसरा पॉइंट, ना केवल ये टूटा बल्कि एफआईज की होल्डिंग कम हो गई। 22,400 जो अहम सपोर्ट था वो चला गया हाथ से। तो 2-4 चीज़ें कल खराब हुई हैं। ये खराब हो रही थी उसके बावजूद और ख़राब हुई हैं। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कल मार्केट को थोड़ा पनिशमेंट मिली है। और मैं बोलूँगा ये पनिशमेंट के बाद आज, क्योंकि वीकली एक्सपायरीज के डेज शुरू हो रहे हैं, टिपिकली आज बैंक निफ्टी एक्सपायर करेगा वीकली बेसिस पर, तो हो सकता है वीकली फैक्टर्स थोड़ा बहुत काम कर जाए और हमारे पास 50 दिन के एवरेज का सपोर्ट है, थोड़ा बहुत काम कर जाए। पहले आते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। निफ्टी ने कल 22,400 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लोगों को कटवाया, यानी कि प्रॉफिट से वो बाहर न चले गए। अब एक राउंड के लोग बाहर आ चुके हैं सिस्टम में, माइंड इट, ये बात ध्यान रखना। एक राउंड के लोग सिस्टम से बाहर आ चुके हैं जो कि 22,400 वाले थे। 22,200 के ऊपर की क्लोजिंग है, 300 के आसपास की 50 दिन का एवरेज है, 200 के ऊपर की क्लोजिंग, 22,000 भी बचा हुआ है सीरीज का। तो मार्केट में डैमेज हुआ है, लेकिन डैमेज में सिर्फ एक ही स्टॉप लॉस अभी तक टूटा है। आपको ध्यान होगा हमने 3 स्टॉप लॉसेज आपको बताए थे, 22,000, 22,200 और 22,400। एक ही स्टॉप लॉस अभी तक ब्रेक हुआ है और बाजार को बहुत ज़्यादा पैनिक हम फील कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि गर्मी होती 42 डिग्री की, आप फील करते हैं 46 डिग्री का, कुछ वैसा ही मार्केट के अंदर है। पॉइंट्स में ज़्यादा नहीं टूटे हैं, लेकिन आपको फीलिंग हो रही है कि बहुत टूट गए, बहुत टूट गए, बहुत टूट गए टाइप करके। तो फिलहाल अभी 22,200, 22,000 का एक अहम सपोर्ट एरियाज है। मेरे को लगता नहीं बाजार इसको जल्दी जल्दी टेस्ट करने के लिए जाएगा नीचे, एक छोटा मोटा पुल बैक जरूर दिखाएगा। ये 22,300 से भी शुरू हो सकता है जहां पे कल हम बंद हुए हैं। और आज का मेरा जो टारगेट है वो 22,450 से 400 तक की रेंज का है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पुल बैक 550 तक भी चला जाएगा। आपको 2 काम करने हैं। जो लोग नए लोग हैं जो अवेट कर रहे थे कि बाजार के अंदर आना चाहिए, हमको डिप मिले, वो डिप मार्केट एक राउंड का आपको पूरा दे चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे 20% पोजीशन जरूर लेना चाहिए और लेनी भी चाहिए। रिस्क नहीं लोगे तो फिर रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत आओ, 22,200 का स्टॉप लॉस लगाओ, 100 पॉइंट गंवाने के लिए हैं। चल गए तो 250 पॉइंट आएंगे, रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:2 से ऊपर का। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 550, 650 और उसके ऊपर की रेंज को भी लेके जाएंगे। तो आपको 10 से 20% पैसा जरूर लगाना चाहिए। सिर्फ 100 पॉइंट का निफ्टी का एक स्टॉप लॉस बनता है 22,200 का। और अगर आप चाहते हो कि सीरीज तक रखूं मैं, इस बार 30 मई की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, आज है 8 मई, तो आपके पास बहुत लंबा समय है। आप चाहें तो 22,000 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं सीरीज का, और नए और पुराने लोगों को दोनों को वापस एंटर करना चाहिए, मेरा तो अभी ये मानना है। ठीक है, ये तो लॉन्ग वाले की रणनीति हो गई, लेकिन डिम्पी शॉर्ट वाले क्या करें? क्या उनका इंतजार थोड़ा सा और लंबा हो गया है? बाजार तो अब बिल्कुल नीचे चला गया है, वेट ही करें?
देखिए, शॉर्ट हमने मना किया था, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में शॉर्ट हो नहीं रहा, शॉर्ट हुआ है और कल भी हुआ है। कल असल में गैप अप थे, आप परसों भी गैप अप थे, तो गैप अप खुलने के बाद बाजार अपने आप को गिर रहा है, 2 दिन हम देख चुके हैं और आपको डीकपल कर रहा है ग्लोबल मार्केट से। आप रोज देखते हो ग्लोबल मार्केट अच्छा है, अपना मन बना के आते हो, गिफ्ट निफ्टी देखते हो, अरे भाई ऊपर है आज, तो जैसे गिफ्ट निफ्टी को ऊपर खोलते हैं बाजार में, मार्केट को और अच्छा मौका मिल जाता है, और बढ़िया ऊपर लाओ, हम और तेजी से तोड़ेंगे इसको। तो ये जो हो रहा है ना, इफेक्ट हो रहा है, वो 2 दिन से चल रहा है। ये क्या तीसरे दिन भी रिपीट होगा? डेरिवेटिव एक्सपायरी का दिन है, कि आज डीकपलिंग का दिन हो सकता है? मेरा थोड़ा सा डाउट है आज कि आज रिपीट टेलीकास्ट होगा, यानी कि आज आप गैप के साथ खुलेंगे और बाजार भरभरा के गिर जाएगा, ऐसा मेरे को थोड़ा कम लग रहा है आज का डाटा को देखने के बाद। दूसरा पॉइंट, जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, देखिए हमने तो मना किया था, आपने शॉर्ट किया, आपके पैसे बन रहे हैं, हम इसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि हमने तो बिल्कुल मना किया था। हम तो बाइंग और डिप के खिलाड़ी, हमें तो डिप मिल जाएगा तो हम बाय करेंगे। ऐसे मैंने आज खुल्ला बोल रहा हूँ, 10-20% आप चाहें तो इंडेक्स में माल ले सकते हो, छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के। तो जिन्होंने शॉर्ट किया है उनके भी एक टारगेट होंगे ना, वो भी तो एक मर्यादा में ही काम करेंगे, तो उनके मैं टारगेट बता देता हूँ। 22,200 22,000 उनके टारगेट हैं, आप वहां तक अपने टारगेट्स को रखें। आपका स्टॉप लॉस 22,450 का बनेगा, 450 पार होते ही आपको सिस्टम से वापस आ जाना पड़ेगा, बाहर निकल जाइएगा आप। तो अगर आपके पास शॉर्ट है तो और नए शॉर्ट अभी ना करें, जो है उसी को पहले कैरी कर जाओ, पैसे तो उतने बनने हैं ना, नए शॉर्ट करके भी ज़्यादा जोखिम लेके भी क्या होगा, ऊपर की एवरेज आप खराब कर बैठोगे। तो इसलिए जो शॉर्ट कर रखा है वो भले कैरी करें, 22,200 आपका टारगेट है, फिर 22,000 आपका टारगेट है, लेकिन 450 का एक स्टॉप लॉस भी रखें। हमारी तरफ से ना है, आज भी ना है, कल भी ना था। तो नए शॉट्स यहाँ पे भी अभी नहीं बनाने हैं, पर धीरे धीरे पोजिशनली आप अपने लॉन्ग्स यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। पर डिम्पी, अब निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो देखिए कल इंट्राडे 700 पॉइंट का मूव दिया और 600 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यहाँ पे क्या करना चाहिए, स्पेशली अगर किसी ने लॉन्ग लिया है, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, और इन स्तरों पे आज अगर मौका मिले तो कहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजिशंस बनाएं? दो चीजें हैं सृष्टि कल हुई है मार्केट के अंदर। एक तो जो बैंक निफ्टी के एंटी खड़ा होता है, मार्केट चर्निंग में काम आता है, आईटी, एक तो कल वो चल रहा था, तो फर्स्ट डाउट तो हमारा वहीं से था कि आईटी चल रहा तो आज बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। बैंक निफ्टी का आज डाउटफुल डे हो गया, फर्स्ट राउंड वहां के आया। दूसरा, कल मेजॉरिटी हिस्सा जो प्राइवेट बैंक्स का था, जिसकी वेटेज से हम चलते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ये दूसरा पॉइंट हमारे लिए खराब था। तीसरा, 48,800 को हमने 2 बार बचाया, वो हमारा पैनिक लो था, हमने उसको ब्रेक करते ही 600 पॉइंट देखे नहीं, साफ कर दिया। और मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि इंपायर्ड वॉलिटिलिटी अगर आप इस इंडाइसिस पे 1% भी लगाएंगे ना, तो 500 पॉइंट तो रोज के साफ होने और रोज के जुड़ने के होंगे। अब आप ना आदत डाल लो, 2 चीजों की आदत हम छोड़ चुके हैं पिछले 1 साल में। पहला, 12-13 पे विक्स काम करता था, आज हम 17 पे विक्स पे काम कर रहे हैं, ये हमारी आदत नहीं रही है। तो इस आदत को हमको वापस से डालना पड़ेगा कि मूवमेंट बहुत शार्प होगी, फास्ट होगी, और हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस या ट्रेलिंग स्टॉप टारगेट्स रखने होंगे अपने। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी का इंडाइसिस बहुत बड़ा हो चुका है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, अगर आप देखेंगे तो जो मूवमेंट है ना, उससे लोग हैरान होते हैं कि देखो 600 पॉइंट टूट गया। भाई 600 पॉइंट टूटा है, एथिकली तो 1% टूटा है, 1 से 1.25% टूटा है, और इतनी तो इंपायर्ड वॉलिटिलिटी रोज आनी है क्योंकि वो तो कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो आप इससे ज़रा घबराए नहीं। दूसरा पॉइंट, हाँ, कल मार्केट ने जो डैमेज किया वो 48,800 का डैमेज किया था, उसके बाद दूसरा सपोर्ट भी उसने कचर के रख दिया, देखा तक नहीं। तो इसलिए बैंक निफ्टी के पास 0.55 का जो पुट कॉल रेशियो है, ये अलाउ तो करता है कि और शॉर्ट नहीं करने चाहिए, बट ये अलाउ नहीं करता कि भी और खरीदारी करें। तो आप एक काम कर सकते हो, आप 10-20% पे एक एक्सपेरिमेंट जरूर करो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आकर थोड़ा ओवरसोल्ड भी लगता है बैंक निफ्टी। तो आप 48,000 का एक स्टॉप लॉस लगाओ, 47,800 का एक स्टॉप लॉस लगाओ, 10 से 20% की पोजीशंस का लो, जाने के लिए 200-250 पॉइंट है। और ट्रस्ट मी, अगर मार्केट पुल बैक पे आया तो पहला टारगेट होगा 48,800 का, और अगर वो भी पार हो गया तो आप 49,000 के दर्शन भी आप हो सकता है अगले 5 दिन में ही कर जाओ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने बता रहा हूँ, इसलिए आज मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ कि 10 से 20% पोजीशंस लेनी चाहिए सिस्टम में, बट छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ ही। और दोनों के स्टॉप लॉसेस मैंने आपको क्लियर कर दिए, 48,000 बैंक निफ्टी का, चाहे तो 47,800 भी रख सकते हैं सीरीज का, और निफ्टी का भी मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। आप 22,200 का स्टॉप लॉस रखें, 300 पे माल मिल जाएगा, और क्या चाहिए। 100 पॉइंट का जोखिम तो बॉस लेना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं लेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। यहाँ पे आप अपना रिस्क ले सकते हैं और पोजिशनली धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बनाना शुरू कर सकते हैं लॉन्ग साइड पे। बट डिम्पी, शॉर्ट वालों के लिए क्या कुछ सलाह है, और क्या यहाँ पे कुछ शॉर्ट के मौके ढूंढे, या फिर यहाँ पे अभी बच के रहना चाहिए? पर अगर किसी ने ओवरनाइट शॉर्ट भी लिया, देखिए सृष्टि, हमारी तरफ से शॉर्ट मना था। जी जी जी,
हमारी तरफ से शॉर्ट मना था, हमने तो शॉर्ट्स करवाया नहीं, तो इसका हम ना क्रेडिट लेंगे ना इसके बारे में हम कोई ज़्यादा बात रखेंगे। लेकिन हाँ, जिन्होंने शॉर्ट किया है अच्छी बात है, उनका मार्केट इंटेलिजेंस है, उनका काम किया, उन्होंने शॉर्टिंग की। हमें कल लग रहा था कि फर्स्ट डे का एपिसोड है, सेकंड डे ऐसा नहीं होगा कि हम गैप खोलेंगे। हाँ, हमें ये था पता कि नीचे आ सकता है, लेकिन इतना नीचे आ जाएगा इसका हमको कोई आइडिया नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग। हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे 48,500 ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन मार्केट ने 300 पॉइंट और काटा अपने आप को। तो इसलिए कल जिनके पास शॉर्ट्स हैं, मेरे को लगता है उनकी इंट्राडे में ही टारगेट पूरे हो गए होंगे। 600-700 पॉइंट बैंक निफ्टी का तोड़ देना और ऊपर से तोड़ के लेके आना, ये कम नहीं होते हैं इंट्राडे के पॉइंट्स। लेकिन फिर भी अगर जिनके पास शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, उनका पहला टारगेट 48,000 का ही बनेगा। 48,000 पे चाहे तो अपने कंप्लीट शॉर्ट्स को कवर कर सकते हैं या फिर ट्रेलिंग लगा दीजिएगा फिर 48,500 का। नए शॉर्ट्स के लिए मेरी तरफ से तो मना है, हम आज भी नए शॉर्ट्स बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। यहाँ पे शॉर्ट वालों के लिए भी आपको दे दी गई है सलाह, पर साथ ही साथ राय यही है कि थोड़े निचले स्तरों पे जहाँ पे भी आपको मौका मिले, रिस्क के साथ पोजिशनली अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस जो है बनाना शुरू कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ डेटा बता रहा है। पर चलिए अब आइए समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स आज क्या नज़रिया बना रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। इसके पहले आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं कि एफएनओ बैन में कौन से स्टॉक्स रहेंगे। तो कल हमने देखा था कि 6 स्टॉक्स है, अब ये संख्या बढ़ती हुई नजर आई है। 8 स्टॉक्स हैं जो कि एफएनओ बैन की लिस्ट में शामिल हैं। एबीएफआरएल, बलरामपुर चीनी, बायोकॉन, जीएमआर इंफ्रा, आइडिया, पीएनबी और सेल, और अब एडिशन जील का भी हो चुका है, तो जी एंटरटेनमेंट भी एफएनओ बैन में अब शामिल है। तो लगभग 8 काउंटर्स हैं जो कि एफएनओ बैन की लिस्ट में आज बने रहेंगे। पर चलिए अब अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनका स्वागत करेंगे और आज समझेंगे कि बाजार में आज वो क्या रणनीति अपनाएंगे, साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ देख रहे हैं वो एक्शन। स्वागत करना चाहेंगे सोनी पटनायक, आदित्य अरोड़ा और साथ ही संतोष मीना का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य, सबसे पहले आपसे आपकी रणनीति समझते हैं कि आज आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल हो चुके हैं, इंडिया विक्स भी ऊपर है, पर क्या आप यहाँ पे कोई शॉर्ट के मौके तलाश रहे हैं इंडेक्स लेवल पे, या फिर आप भी थोड़े लॉन्ग साइड के ही ट्रेड्स देखेंगे? और सबसे पहले तो बताइए कि इंडेक्स पे आपका क्या आज व्यू है? यू सृष्टि जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, शॉर्ट के मौके तो हमने कल तलाशे थे, मैंने अपने ट्विटर पे भी डाला था एक दिन पहले कि आई एम बेरिश ऑन बैंक निफ्टी। तो शॉर्ट का तो फायदा हमने कल उठाया, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि अक्यूमुलेशन करना है तो निफ्टी में कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस बना रहेगा, क्योंकि आईटी में बहुत टाइम बाद थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम आ रहा है, इसलिए निफ्टी में फॉल इतना सीवियर नहीं है जितना बैंक निफ्टी में है। तो बैंक निफ्टी में फॉल थोड़ा सा एक स्पिल हो सकता है कल का, आज के दिन। तो उस हिसाब से मैं बहुत एग्रेसिवली बुलिश नहीं हूँ बाजार पे, ना एग्रेसिवली बेरिश हूँ, पर और जो मेरे टारगेट रहेंगे वो इंट्राडे या इस वीक के नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इस वीक में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। इंडिया विक्स में अच्छा जंप आया है इस वीक में, तो अगर मैं बाय की पोजीशन बना रहा हूँ तो मैं इस वीक के टारगेट से नहीं, नेक्स्ट वीक के टारगेट के हिसाब से बाय करूंगा और निफ्टी को बाय करूंगा। तो करंटली अगर हम निफ्टी के लेवल देखें तो कल अच्छी गिरावट देखने को मिली और निफ्टी ने क्लोजिंग दी, निफ्टी फ्यूचर्स ने 22,380। तो मैं इसको स्टैगर्ड वे में थोड़ा सा अक्यूमुलेट करना चाहूंगा 22,380 से लेके 22,160 में। नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है बाजार वापस हायर लेवल रीटेस्ट कर सकता है 22,600 के आसपास। तो मैं स्टैगर्ड वे में बाजार पे निफ्टी पे बुलिश होना चाहूंगा। ठीक है, बाजार पर ये व्यू आदित्य का, और निश्चित तौर पर वोलेटिलिटी हम बढ़ते हुए देख भी रहे हैं, इंडिया विक्स को संकेत दे भी रहा है। लेकिन फटाफट अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं जहां आप कमाई कर सकते हैं। सोनी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं आज के लिए? जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, सृष्टि जी, डिम्पी जी, सारे पैनलिस्ट एंड दर्शकों को। यहाँ पे पहला पिक रहेगा टीसीएस में। टीसीएस में कल हमने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग नोटिस किया है एंड ऑफ द डे, प्लस 100% वॉल्यूम्स भी क्रॉस किया है प्रीवियस डे का। सो यहाँ पे एक इंट्राडे ब्रेकआउट कर दिया था, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ से 3900 के सपोर्ट को काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। सो 3890 सपोर्ट के साथ आप टीसीएस बाई कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे रहेगा 4100, 4130। और कल हमने देखा भी है कि एंटायर मोमेंटम में आईटी काफी
काफी अच्छे मोमेंटम के साथ एक थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा था निफ्टी को बाउंस करने के लिए। सो मोस्ट लाइकली वो मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रहेगा। सो पहला पिक रहेगा टीसीएस में, दूसरा पिक रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में हमने देखा है कि काफी टाइम से एक 560 555 के रेंज को काफी अच्छे से डिफेंड कर रहा है, वो एक सपोर्ट बनते जा रहा है, तो वहां से उस सपोर्ट से एक बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में कल हमने देखा कि 580 590 और 600 कॉल में एडिशंस नहीं हो रहे थे, 600 में हल्के से हो रहे थे, बट मोस्ट लाइकली वहां तक एक बार टेस्ट कर सकता है। ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग हो रही थी काफी एग्रेसिवली 580 590 के कॉल ऑप्शंस में। सो 560 का जो यहाँ पे सपोर्ट बनते जा रहा है 560 565, उसी स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 600 605। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और टीसीएस, ये दो शेयर सोनी जी की तरफ से, और हमने कल देखा था कि आईटी स्टॉक्स ने बाजार को सपोर्ट देने का काम किया था। और कल के क्लोजिंग शो में जब हम थे तो हमारे दो एक्सपर्ट ने टीसीएस पर बीटीएसटी की रणनीति भी दी थी, और आज भी सोनी जी की लिस्ट में टीसीएस का शेयर है। संतोष जी, आपके शेयर्स कौन से हैं, आप क्या लॉन्ग करेंगे आज? या अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो मेरे दो बाई कॉल्स है। पहला है एबी कैपिटल। इस स्टॉक की बात करें तो हमें एक बहुत तेजी स्टॉक में, और स्टॉक अभी मार्केट की गिरावट के साथ करेक्ट हुआ है। कल इसने एग्जैक्ट जो लो बनाया आपने 20 डे मूविंग एवरेज पे बनाया, और वहां से एक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ, हालांकि फिर भी 3% से ज्यादा कट के साथ बंद हुआ था। लेकिन संभावना है कि अगर मार्केट का थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है तो इसमें एक तेजी से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 230 का टारगेट रहेगा, 214 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक दूसरा काउंटर है अरविंद लिमिटेड। हालांकि इसमें कल बहुत अच्छी मोमेंटम ऑलरेडी देखने को मिली, 8% अप था, लेकिन मुझे लगता है कि ये मोमेंटम आज भी जारी रहेगा, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 385 पे टारगेट रहेगा, 348 का स्टॉप लॉस रहेगा। फिर अरविंद और एबी कैपिटल संतोष जी की तरफ से फटाफट आपके। आदित्य, आपके शेयर्स कौन से हैं? ये अभिषेक जी, मैंने चुना है मैरिको। एफएमसीजी में बहुत अच्छा ट्रैक्शन था कल, और मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। मैरिको को बाय कर सकते हैं 583.50 में। स्टॉप लॉस रहेगा 559 का, और टारगेट रहेंगे 605 का। एक ही ट्रेड है क्या सर आपका मैरिको? आदित्य, हाँ एक ही जी, ट्रेड मैरिको? एक ही ट्रेड है, एक ही ट्रेड है। ठीक है, डन सर, एक ही ट्रेड के साथ चले जाएंगे। मैरिको आप बता रहे 605, हालांकि कल 10% चला, आपकी हिम्मत है 10% चलने वाले शेयर पे भी आप 605 रुपये का टारगेट दे रहे हो और चलने के कह रहे हो। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ये कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस बताता है कि शेयर चलने के बाद भी उसमें और स्ट्रेंथ चेक करने के लिए बारीक नज़र चाहिए होती है, वो सर के पास है। तो आदित्य का ट्रेड हो गया, मैरिको एक ट्रेड हो गया। सोनी पटनायक आईटी पे आज वापस बैटिंग कर रही है। मेजर गेन टीसीएस। कल वैशाली पारिक ने आपको टीसीएस दिया था, अंशुल ने आपको इन्फोसिस दिया था, आपको याद होगा सुबह। टीसीएस एक बढ़िया शेयर है, कल हमने इसको नोटिस भी करवाया था आपके लिए। और दूसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है सोनी पटनायक का ट्रेड, तो ये भी 600 605 का। देखो जहाँ स्ट्रेंथ है ना वही शेयर पकड़े गए हैं। इसमें से आपको कोई भी शेयर ऐसा नहीं हो रहा होगा सोनी के दोनों शेयर्स में कि जहाँ वीकनेस थी और आज वो बाय में आए हैं। तो जहाँ स्ट्रेंथ है वहाँ उस पर प्ले कर रही हैं वो। दूसरा पॉइंट, संतोष सर का जो मानना है वो एबी कैपिटल है, थोड़ा वैल्यूएशन वगैरह चेक कर रहे हैं यहाँ पे। 230 बढ़िया लगेगा, आ जाएगा पुल बैक में। और दूसरा एक शेयर है अरविंद लिमिटेड करके, तो आप इस शेयर पर भी ध्यान रखिएगा। कुल मिला के आपके पास 3 गेस्ट के 5 ट्रेड हो गए हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने नोटिस कर दिए। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अर्निंग्स पे और स्टॉक से न्यूज़ वगैरह की जानकारी हमको देंगे। पहले अर्निंग्स पे आ जाते हैं, उनसे पता कर लेते हैं। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए जरा अर्निंग्स किस किस के आए हैं और किसकी अच्छी किसकी ख़राब है, स्पीड से बताते जाइए। जी बिल्कुल, अच्छे नतीजे से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो नवीन फ्लोराइन फोकस में रहेगा, सबसे अच्छे नतीजे देखने मिले हैं, अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिले हैं। और इंपॉर्टेंटली देखा जाए तो उनकी जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई है, स्पेशली जो रेफ्रिजरेंट गैसेज लेके जो उनका वन ऑफ द कोर प्रोडक्ट्स होता है, वहाँ पे डिमांड रिकवरी आ रही है। और ऑफ कोर्स एसी और बहुत सारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस का यूज़ हो रहा है, तो उसमें इनकी गैसेज यूज़ होते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में बात करें तो नतीजे जो है अनुमान से बेहतर आए हैं, और ओवरऑल उन्होंने जो है 10,000 करोड़ की फंड रेज की अप्रूवल भी दे दी है। अगर बात करें पीवी फिनटेक के तो अच्छे नतीजे आए हैं, और कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। और कॉन कॉल भी अभी चल रहा है, जहाँ पे कमेंट्री जो है स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। पिडलाइट की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, हालांकि सीक्वेंशियली मार्जिन में थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है, बट ओवरऑल इनलाइन नंबर्स आए हैं। केसी इंटरनेशनल की बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं, अनुमान से जो है कम
नंबर्स देखने मिले अक्रॉस पैरामीटर्स। और वही यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे आए हैं और मार्जिन्स यहाँ पे थोड़ी गिरावट आई है, क्योंकि हायर एड स्पेंड्स और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस देखने मिला। और मैनेजमेंट कमेंट्री आगे जाते हुए भी जो है उतना बुलिश नहीं है, क्योंकि अभी भी रॉ मटेरियल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज़ जो है कमज़ोर नतीजे आए और कल रात जो है एडीआर में भी जो गिरावट देखने मिली, लगभग 4% से ज़्यादा का गिरावट एडीआर में आया था डॉक्टर रेड्डीज़ का। और इनके जो जेनरिक सेल्स है वहाँ पे थोड़ी इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिली है। और आखिर में अगर बात करें तो वोल्टस भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे 6th स्ट्रेट क्वार्टर हम कह सकते हैं कि एबिट लॉसेस उनके ईएमपी सेगमेंट इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स में देखने मिली है। और जो सरप्राइजिंगली जो उनके एसी सेगमेंट है वहाँ पे मार्जिन्स में भी जो है मिस की है एस्टिमेट्स, और मार्जिन्स में गिरावट आया, तो कमज़ोर नतीजे वोल्टस में भी देखने मिले हैं। जी बिल्कुल, अब जो है हम लोग अर्निंग्स तो ये आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन में, इतने सारे अर्निंग्स हैं, उनके इम्पैक्ट एनालिसिस आ रहे हैं। अपने एनालिसिस के लिए आप फ़ोटो खींच के जो है शेयर कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंटली आशीषा, अब खबरों वाले शेयर्स क्या है आज दिन के ट्रेंड में, ज़रा बताएंगे? जी हाँ, सबसे पहले डिक्सन टेक की बात करते हैं। तो कंपनी की एक सब्सिडरी ने इलेक्ट्रो अप्लायंसेस के लिए अग्रीमेंट साइन किया है नोकिया के साथ, मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी है जिसकी माने तो कंपनी HP इंडिया के साथ लैपटॉप असेंबल के लिए भी टाई अप कर सकती है। तो दो सेपरेट न्यूज़ पीसेस है जिसके चलते डिक्सन टेक पर आज फोकस रहेगा। इसके अलावा LTI माइंट्री की बात करते हैं। LTI माइंट्री ने IBM के साथ कोलैबोरेशन किया है जनरेटिव AI के लिए। तो कुछ नए टाई अप्स आ रहे हैं जिसके चलते LTI माइंट्री पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा स्पेंसर्स रिटेल की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है 10 मई को, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा न्यूज़ फ्लो है, स्पेंसर्स रिटेल पर भी अपनी नज़र रखें। पटेल इंजीनियरिंग पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। जॉइंट वेंचर को करीब 342 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से। और क्योंकि ये जॉइंट वेंचर है, कंपनी का शेयर करीब 120 करोड़ के आसपास है। तो ऑर्डर विंस के चलते पटेल इंजीनियरिंग पर आज पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा TTK हेल्थ केयर की बात करते हैं। तो कंपनी की एक फैक्ट्री थी जयपुर में, वहाँ टेम्पररी सस्पेंड कर दिए थे ऑपरेशंस। अब वो ऑपरेशंस रिज्यूम हो चुके हैं। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो TTK हेल्थ केयर पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट्स की बात करते हैं तो दो बड़े IPOs आज खुलेंगे। एक है आधार हाउसिंग फाइनेंस का IPO और दूसरा है TBO टेक का IPO। तो दो नए IPOs खुलेंगे जिसके चलते प्राइमरी मार्केट्स पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। ईशा, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे नतीजों के दम पे एक्शन देखने को मिलेगा, और खबरों वाले शेयर्स भी हमने सामने रखे। आइए इस पे एक एक करके चर्चा करते हैं और साथ ही अपने एक्सपर्ट से भी समझते हैं कि क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति आज इन सभी काउंटर्स पे। और आदित्य, सबसे पहले आपसे एक बार डॉक्टर रेड्डीज पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि कल हमने देखा कि ADR में 4% से ज़्यादा की गिरावट रही। हालांकि नतीजे कमज़ोर थे, मुझे नहीं लगता कि इतने कमज़ोर थे कि लगभग 4% का आज इस पे कट दिखे। पर जी हाँ, कल फार्मा काउंटर्स में हमने काफ़ी बिकवाली देखी लुपिन के नतीजों के बाद भी। अब दूसरी निराशा हाथ लगी है डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों से। बताइए चार्ट्स क्या बता रहे हैं, और आज अगर कमज़ोरी रहेगी तो कौन से लेवल्स पे वॉच आउट करना चाहिए और क्या कोई एंट्री के मौके मिल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सृष्टि जी, अगर गिरावट रहती है तो सपोर्ट के या अक्यूमुलेशन लेवल्स रहेंगे 5950 से लेके 6000। मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लेवल है 5900 से लेके 6000। यहाँ पे स्टॉक अगर थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देता है तो वहाँ पे स्टॉक को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। नेगेटिव रिजल्ट के चलते थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट थोड़े दिन तक चल सकता है, बट यहाँ पे अगर स्टॉक स्टेबलाइज कर दे तो रिबाउंड के चांसेस बनते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ 6100 से लेके 6200। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको निचले स्तरों पे एक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। कल ADR में गिरावट तो थी ही, पर चलिए हम देखते हैं कि क्या कुछ एक्शन इस पे देखने को मिलता है। पर इसी के साथ कई सारे और काउंटर्स हैं जिन पे चर्चा करेंगे। वोल्टास के भी नतीजे इतने अच्छे नहीं आते हुए दिखे, पर इन सभी पे चर्चा ज़रूर करेंगे। पर आइए उससे पहले बड़े क्यूज़ मार्केट के समझते हैं हमारे अगले सेगमेंट निकुंज की नज़र में।
हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे मार्केट पे ही नज़रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि हालांकि इंडेक्स में बिकवाली ज़रूर है, पर जो दूसरे इंडेक्स से नज़र नहीं हट रही है वो है इंडिया विक्स। 15 महीने के हाई पे आ रहा है। एक तरफ इलेक्शन पूरे फीवर में है, दूसरी तरफ इंडिया विक्स तेज़ी में है, और तीसरी तरफ एफआईआईज़ बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या कुछ संकेत लगाएं इससे, और क्या मार्केट बताना चाह रहा है? देखिए, एफआई की सेलिंग लास्ट ईयर भी थी, बिगनिंग ऑफ द ईयर में भी थी। तो एफआई सेलिंग एक अब मुझे लगता है कि एक प्रकार का पैटर्न हो चुका है, जहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में इस समय निवेश नहीं कर रहे हैं। और क्यों निवेश नहीं कर रहे हैं, इसके कई कारण हैं। रिस्क एडजस्टमेंट हो सकता है, दूसरे मार्केट्स उनको अट्रैक्टिव लग रहे हैं, हो सकता है इलेक्शन के बाद आएँ। तो ये बोलना बड़ा ही मुश्किल होता है कि कोई प्रमुख कारण नहीं है जिसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। मगर इंडियन मार्केट्स अब इतना खोखला नहीं है कि जहाँ पर एफआईज बेचते थे मार्केट नीचे जाता था। एक ज़माना था एफआई जब छींक मारते थे तो पूरे मार्केट को बुखार हो जाता था, ऐसा नहीं है अब। एफआई जो बेच रहे हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। मगर समझना ये है कि भाई विक्स ऊपर क्यों जा रही है। भाई विक्स का ऊपर ये जानना है, जब ऊपर जाती है एक सिंपल भाषा में हम समझा सकते हैं कि विक्स का ऊपर जाना यानी वॉलेटिलिटी का अंदेशा है। एक बड़ा इवेंट है, उस इवेंट में जैसे जैसे पोलिंग के फेजेस आ रहे हैं वैसे वैसे मार्केट्स के अंदर गपशप, उस प्रकार की खबरें, उस प्रकार की टिप्पणियाँ, अटकलें चलती रहती हैं। मेरा ये मानना है कि इन द रन अप टू द इलेक्शन अगर मार्केट इसी लेवल पर रहा और थोड़ा बायस अगर नीचे रहा तो इलेक्शन का वर्डिक्ट अगर मार्केट को अच्छा लगता है तो मार्केट के अंदर बड़ी रैली आ सकती है। एक महीने पहले अगर आप मेरे से पूछते तो इलेक्शन का वर्डिक्ट अगर अच्छा भी आता, मार्केट इतना उस लेवल पर था, इस उत्साह से ट्रेड कर रहा था कि पोस्ट इलेक्शन रैली की उम्मीद कम थी। मगर मार्केट में अगर नीचे बायस रहा और मार्केट को इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा लगा तो मार्केट के अंदर बड़ी रैली आने की उम्मीद है। जहाँ तक आज और कल की बात है, देखिए रेयरली होता है कि विक्स 10 दिन तक लगातार बढ़े, और 20 के आसपास अगर विक्स आता है तो वहाँ पर अगर आप बिकवाली करते हैं, खरीदारी करते हैं तो आपको हिस्टोरिकल बेनिफिट हुआ है। मैंने हमेशा आंकड़े देखे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि विक्स के अंदर इस प्रकार का उछाल चलेगा, और अगर वो नहीं चलेगा तो हो सकता है मार्केट के अंदर आजकल में एक छोटी सी बाउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ये व्यू। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। आपकी न्यू एज जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं उस पर काफ़ी पकड़ है, बहुत बारीकी से आप ट्रैक भी करते हैं। पीवी फिनटेक के नतीजे आए हैं। हालांकि शेयर जो है साल भर में डबल हुआ है, अच्छी चाल रही है, लेकिन नतीजे अच्छे आए हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट आया है 60 करोड़ का 9 करोड़ रुपए के लॉस के मुकाबले, और रेवेन्यू भी करीब करीब 25% के आसपास बढ़ी है। पीवी फिनटेक यहाँ से भी और अभी तेज़ी हम देखेंगे। पीवी फिनटेक में क्या करना चाहिए सर? देखिए, 1.25 साल पहले स्टॉक्स क्रश हो गए थे। सबको लगता था ये फिनटेक कंपनीज और कंज्यूमर टेक कंपनीज कभी पैसा नहीं बनाएंगी। जोमेटो ने पैटर्न चेंज करा, पीवी फिनटेक ने उसको धराया। मगर अब नाइका में देखें अभी भी समस्या है, तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। मगर स्पेसिफिकली पीवी फिनटेक की बात अगर आप करें तो क्योंकि कॉन कॉल ऑन है तो फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट्री हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। मगर जो मैंने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में से देखा तो उसके अंदर कोर रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, कोर ग्रोथ बहुत अच्छी थी, और द फैक्ट दैट देव इंक्यूबेटेड अ न्यू बिजनेस, उसके बावजूद भी इनके अंदर ग्रोथ आ रही थी। देखिए, इंडिया के अंदर बिग पिक्चर क्या है, इंश्योरेंस आपका कम है। सेकेंड, इंश्योरेंस अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बिक रहा है। एक ज़माना होता था जहाँ पर घर के अंदर एक इंश्योरेंस एजेंट आता था, हमारे हर घर के अंदर एक पुरुष रहते थे, एक महिला रहती थी जो हमेशा इंश्योरेंस के एजेंट या बीमा एजेंट रहती थी। अब वो ज़माना बदल चुका है। अब हम ऑनलाइन जाकर के इंश्योरेंस काफ़ी खरीद रहे हैं और काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुली खरीद रहे हैं और काफ़ी अच्छी सर्विस मिलती है। तो पीवी फिनटेक एक प्रकार की कन्वीनियंस है जहाँ पर आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं और दूसरे और प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। तो उसके अंदर ग्रोथ आ रही है, EBITDA मार्जिन इनके ठीक ठाक है। तो एक हाई ग्रोथ बिजनेस जब प्रॉफिट की रफ्तार पकड़ता है तो उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पीवी फिनटेक का जो आउट परफॉर्मेंस है वह चलता रहेगा, क्योंकि शेयर 600 से 1200 हुआ है, 800 से 1000 से 1200 अचानक करीब 2 महीने में हुआ है। तो इसके अंदर यह बोलना कि नियर टर्म के अंदर किस प्रकार का मूवमेंट रहेगा मुश्किल है। मगर डायरेक्शनली अगर आप पीवी फिनटेक में निवेश करना चाहते हैं और लंबी अवधि का अगर आप समय रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ा पोर्टफोलियो स्टॉक आप इसको अपना पोर्टफोलियो स्टॉक बना सकते हैं। निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आज टाइम आप फिर से निकाल रहे हैं। एक शेयर में एक और पता करना है आपसे, आप क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनीज पर भी ध्यान रखते हैं, उसी ग्रुप की कंपनी है वोल्टास।
ये सर सर्दियों में चल रहा था, गर्मी में आती क्या प्रॉब्लम होगी इसको? दूसरा, अब तो चलने का समय था इसका, और दूसरा इसके जो नंबर्स आए हैं वो तो हर फ्रंट पे ही खराब है। प्रॉफिट भी गया, मार्जिन्स भी गया, एबिटा भी गया। ऐसा क्या हो गया कि इस क्वार्टर में इसने बैड नंबर्स दिखाने पड़ गए इसको? देखिए, प्रॉफिट, मार्जिन्स और टॉप लाइन तीनों में वोल्टास ने डिसअपॉइंट करा है। वोल्टास का जो स्टॉक है पिछले 3 महीनों में गर्मी की वजह से एसी ज़्यादा बिक रहे हैं, रिकॉर्ड है, उसकी वजह से 30-35% बढ़ा है। मगर वोल्टास के 2 बिजनेस हैं, एक है इसका इलेक्ट्रोमैकेनिकल बिजनेस और एक है यूनिटरी कूलिंग प्लस इंस्टीट्यूशनल बिजनेस। इनका जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल बिजनेस है जो कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, उसके अंदर समस्या है और उसके अंदर राइट बैक आ रहे हैं, वो स्टेबल नहीं हुआ है। मार्केट को ये लग रहा था कि यूनिटरी कूलिंग का बिजनेस अच्छा रहेगा और उसकी वजह से जो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, वह नहीं हुआ है। स्टॉक के अंदर जो उछाल आया था इसकी वजह से आया था बिकॉज गर्मी में से एसी ज़्यादा बिकेंगे, जो कि हम महसूस कर सकते हैं, गर्मी ज़्यादा है, एसी ज़्यादा बिक रहे हैं। मगर इन नतीजों के बाद मुझे लगता है कि वोल्टास के अंदर जो बड़ा मूवमेंट आया था वो थम सा सकता है। वोल्टास का पी मल्टीपल में ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देख रहा था, 60 से 65 की पी पर ट्रेड कर रहा है। 60 से 65 की पी पर आप ट्रेड कर रहे हैं और अगर नतीजे अच्छे नहीं आते हैं तो इन द नियर टर्म स्टॉक हमेशा नीचे आता है। तो मुझे लगता है वोल्टास में भी आज कल हो सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये इंडिया विक्स पे, पीबी फिनटेक और वोल्टास पे अपनी राय रखने के लिए तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया, इस पर अपना टिप्पणी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, अभिषेक जैन हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक व्यू पॉइंट लेते हैं। अभिषेक, ये एफआईज की जो सेलिंग हो रही है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपके हिसाब से? आपका हाउस क्या कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं इस समय? राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इलेक्शन एक इम्पोर्टेंट इवेंट है और हमें लगता है कि देयर इज नो पॉइंट डूइंग बिकॉज वी आर नॉट फिजियोलॉजिस्ट। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस हिसाब से आज से 1 से 1.5 महीने पहले चल रहा था तब भी हम थोड़े कॉशियस ही थे। हम अभी भी यही बोल रहे हैं राइट नाउ कि एग्रेसिव लॉन्ग्स अवॉइड करने चाहिए, बट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अच्छी है राइट नाउ, लाइक स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज, जैसे कल एक कोरियन बेल लिमिटेड का रिजल्ट आया, कजारिया का रिजल्ट आया। हमारे हिसाब से कजारिया के नंबर काफी अच्छे थे और हमें लगता है कि 525 विल बी, तो ये आप बॉटम अप अप्रोच जिन स्टॉक्स में देख सकते हैं वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वी आर वेरी स्टॉक स्पेसिफिक बिकॉज अगर आप इलेक्शंस का देखेंगे राइट नाउ, तो इलेक्शन इज जस्ट लाइक राइट नाउ, लाइक देयर इज नो, जैसे 2019 में जिस हिसाब से हम ट्रेंड देख रहे थे, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, ये एक तरीके से देयर आर इशूलेस इलेक्शन हो गया है राइट नाउ, मुद्दा विहीन इलेक्शन जिसको आप बोल सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड उस पे खेला जा रहा है। आई थिंक मेरे को लगता है इस बारे में अभी मार्केट्स में थोड़ा, और नंबर्स भी, यानी कि अगर आप देखेंगे तो जनरली फाइनेंशियल्स को छोड़ के आईटी में नंबर्स वीक ही आए हैं राइट नाउ। एफएमसीजी में मिक्स नंबर्स हैं, बट हमने वैल्यूएशन कैचअप जो कल देखा है तो वो हुआ है राइट नाउ, बट नंबर्स एक्सपेक्टेड यही है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैंकिंग में अभी लगता है कल एसबीआई के नंबर हैं तो वो उस पर आप एक रडार पे नजर बना सकते हैं, बट बहुत ही मार्केट में एक जरा सा नेगेटिव आता है। आपने देखा पीएफसी आरईसी में स्टॉक 15% 10% विदाउट एनी फॉल, विदाउट एनी लिक्विडिटी और मेजर लिक्विडिटी स्टॉक्स में बॉल नजर आ जाता है राइट नाउ। तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहें, ये बेहतर रहेगा। आपके बात मेरे को मोटा मोटी समझ में आ गया। आपने ये कहा कि एक तो स्पेसिफिक होना है, दूसरा अच्छे शेयर्स का चुनाव करना है, दूसरा चुनावों के चलते बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं लेनी है, बहुत सेलेक्टिव हो सकते हैं, समझ में आ रहा तो ठीक, नहीं तो थोड़ा अवॉइड भी किया जा सकता है। ये आपकी बात का भी क्रक्स है जो मेरे को अच्छे से समझ में आया। खैर, मैं अपने साथ गौरव को, अपने सहयोगी को जोड़ लेता हूँ, वो आपको ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी दे देंगे। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए जरा कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज की। जी हाँ, तो आज शुरुआत करते हैं JSW एनर्जी के साथ, क्योंकि जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए इस स्टॉक पे टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 690 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना ये है कि कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। उसके अलावा 220 गीगावाट का एक कैपेसिटी टारगेट जो है FY30 का उसकी वजह से एक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। और आगे जाके EPS में भी उनका फोरकास्ट है कि 33% का एक ग्रोथ हमें अगले 3 सालों में देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं गेल की, क्योंकि UBS ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 250 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे स्ट्रक्चरल
ग्रोथ जो है इस कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। FY25 और FY26 का EPS है, इसी के चलते हुए उन्होंने 7 to 10% से बढ़ाया है आगे जाके। और उसके अलावा उनका मानना यह है कि कहीं पे नियर टर्म हर्डल जो रहेंगे वो टैरिफ के रिलेटेड रहेंगे, बट उसके अलावा कहीं पे 13% केगर ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल सकता है ट्रांसमिशन एबिटा में अगले 3 सालों में, और इसीलिए उन्होंने ये जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 230 रुपीज़ का किया है। अगली बात करते हैं गोदरेज कंज्यूमर्स की, जहाँ पे एक कॉन्ट्रा व्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 1431 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे रिजल्ट्स में गोदरेज कंज्यूमर्स के जो रिजल्ट्स थे वो एक पीयर से भी ज़्यादा अच्छे थे। उसके अलावा इंटरनेशनल वॉल्यूम्स में कहीं पे उनका एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है और आगे जाके ये जो गोदरेज कंज्यूमर्स है वो उनका टॉप पिक रहेगा। बट उसी के साथ अगर हम CLSA की बात करें तो उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 1079 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे कंपनी जो है वो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ पे इंडिया में फोकस करी है, जहाँ पे मार्जिन्स कहीं पे फ्लैट हो सकते हैं और आगे जाके सब जो प्राइस्ड इन है बाकी सारे जो होप्स हैं वो, बट उसके अलावा अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो वो कहीं पे भी अभी तक देखना बाकी है कंपनी की तरफ से, और इसीलिए उन्होंने एक सेल रेटिंग बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं PB फिनटेक की, क्योंकि इसके भी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं और इसी के चलते हुए सिटी ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 1435 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे हमने इस क्वार्टर में देखा कि EPS एक्रेटिव बिजनेस में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। फिजिटल जो पोर्टफोलियो है उसमें भी एक अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है और आगे जाके एबिटा मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट पे इस क्वार्टर में कंपनी ने दिखाया है। और इसी के साथ साथ अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उन्होंने भी इक्वल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1010 रुपीज़ पे रखा है। उनका मानना है कि कहीं पे एडजस्टेड एबिटा की अगर बात करें तो एक हाईएस्ट लेवल पे थे और इसी के साथ साथ आगे जाके भी एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हमें इस कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं नवीन फ्लोरिन की, क्योंकि इसमें भी हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कंपनी की तरफ से आया था। क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक अच्छा बीट हमें देखने को मिला था और इसी के चलते हुए जेफरीज ने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 370 रुपीज़ का किया है, जो कि पहले 2950 रुपीज़ का था, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके H2 में मतलब सेकेंड हाफ में हमें CDMO में कहीं पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। आगे जाके बीट जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी की रिकवरी जो है वो भी अच्छी खासी रह सकती है आगे जाके। तो इसी के चलते हुए हम इन सब कंपनीज पे नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग व्यू ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें इन कंपनीज पे देखने को मिल रहा है। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्निंग्स ज़्यादा आ रही हैं तो रिपोर्ट्स भी ज़्यादा आ रही हैं, तो रिपोर्ट्स ज़्यादा आ रही हैं तो आपकी मेहनत भी बढ़ रही है, साफ साफ आपकी मेहनत से दिख भी रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से कंपाइल आपने करके बताया। तमाम एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, उनसे आइए चर्चा करते हैं कि कई सारे स्टॉक्स जो कि खबरों के दम पे आज एक्शन में रहेंगे। और सोनी, एक बार आपसे जुबिलेंट फूड वर्क्स पे राय जानना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए MK की रिपोर्ट आई है, हालांकि उन्होंने बिकवाली की राय के साथ अपने 420 के लक्ष्य को मेंटेन किया है, पर MK की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है। इनका कहना है कि जिस तरीके की स्ट्रैटेजी कंपनी अपना रही है, 99 मील, लॉयल्टी, रिवॉर्ड्स, ये सभी जो है इनकी ग्रोथ को जो है फिर से एक बार रिवाइव कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी हो सकता है कि इनकी जो ग्रोथ और सेल्स है वो कैचअप करती हुई नजर आए। जुबिलेंट फूड वर्क्स थोड़ा अच्छा मोमेंटम ज़रूर दिखा रहा था। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? फूड अगर हम देखेंगे तो 450 सपोर्ट के साथ ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेशन था कि 500 लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। कल करीबन 498 को ऑलमोस्ट टेस्ट करके वहां से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आई है, क्रॉस नहीं कर पाया वो लेवल को। 450 अभी भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा साइड बेस ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है बिटवीन 450 टू 500 के रेंज पे मीडियम टर्म के लिए हम देखेंगे। सो द मोमेंट इट क्रॉसेस 500 505 आपको उसके ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी टुवर्ड्स 530। सो होल्ड कर सकते हैं विद 450 स्टॉप लॉस के साथ, 450 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर एक बार वो 530 के टुवर्ड्स जा सकता है। पे पॉजिटिव नज़रिया ही है। 450 का स्टॉप लॉस, 530 जो है ये जाने का दमखम रखता है। कुछ एक डायग्नोस्टिक काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे, यहाँ पे भी MK की रिपोर्ट आई है। और संतोष, आपसे समझना चाहेंगे क्या डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस या विजया डायग्नोस्टिक्स में से कोई काउंटर जो है आपको पसंद आ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हालांकि जो लार्ज कैप फार्मा नाम है जो कि दवाइयाँ बनाते हैं उनमें इतना एक्शन नहीं है, पर जैसे कि CDMO प्लेयर्स हो गए, डायग्नोस्टिक कंपनीज हो गई, साथ ही कुछ हॉस्पिटल काउंटर्स हो गए, ये अपने आप को संभाले हुए हैं। कोई डायग्नोस्टिक कंपनी जो आपको इन तीनों में से पसंद आ रही हो? यस, अब वैसे मोस्ट ऑफ द स्टॉक साइडवेज है, लेकिन मुझे फिर भी बेटर जो लगता है वो लगता है लालपात लैब। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, सॉरी, मेट्रोपोलिस का स्ट्रक्चर लिटिल बिट बेटर है। यहाँ पर
स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर इन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ आती है तो ये स्टॉक शायद आउट परफॉर्म करते नजर आएगा। इसका जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 1950 का। नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो 1680 का है। ठीक है। जहाँ पे मेट्रोपोलिस जो है संतोष को पसंद आ रहा है। तीनों ही काउंटर्स में से देखिए डॉक्टर लाल, यहाँ पे आप विजय डायग्नोस्टिक्स या फिर मेट्रोपोलिस की बात करें तो मेट्रोपोलिस बेटर प्लेस्ड है। 1680 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट भसीन के बेहतरीन शेयर्स का। भसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आपसे एक बार बाजार पे ही राय जानना चाहेंगे। देखिए आप हमारे दर्शकों को कई समय से बता रहे थे कि गिरावट आ सकती है, एक शार्प करेक्शन आ सकता है, और वो हमने पिछले 2-3 दिनों से तो हम लगातार देख रहे हैं। इंडिया विक्स भी काफ़ी ऊपर है, पर अब क्या कुछ संकेत बन रहे हैं? क्या ये इंडिया विक्स और भी ऊपर जा सकता है और मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी भी आते हुए हम देख सकते हैं, या फिर इन स्तरों पे भसीन जी थोड़े से लॉन्ग साइड के भी ट्रेड्स अब तलाशने शुरू कर देने चाहिए? गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक। हाँ बिल्कुल, और लॉन्ग रही है हिंदुस्तान लीवर। 2200 रुपए में बॉटम आपको पकड़ाया था और कहा था लीवर इज द बेस्ट डिफेंसिव प्ले, और एफएमसीजी में सारी पेसिमिज्म है। लीवर, मैरिको, कोलगेट, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर सब आउट परफॉर्म है। कब आपने लीवर में 6% का मूव एक दिन में देखा है? और अभी तो शुरुआत है। मैंने आपको 2180, 2220, 2240 में कहा था 2400 का नियर टर्म है, लेकिन ये 2600 जाएगा। लीवर इज गोइंग टू लीड द रैली अलोंग विद आईटी। और मैं आपको और अपडेट दे दूं कि कोफोर्स में जो उनकी इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंटेशन हो रही है सिंगापुर से, जो हमें फीडबैक आया है, the QIP has been oversubscribed by 5 times. I think next week उसकी pricing आएगी and you will be surprised. The pricing may be at a premium. That is how the feedback we are getting from the Coforge. जो उसका merger, जो buyout है Signity Technologies, that has been very well accepted. और मुझे लगता है IT will be another dark horse along with FMCG. मार्केट में जैसे आपने राइटली कहा, मैंने आपको 22,800 पे कहा था। अब मुझे लगता है फर्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग में हैव कम टू एन एंड। ओवरसोल्ड हो गए हैं सिलेक्ट PSUs में और सिलेक्ट आपके बैंक्स में, वहां पे अब मुझे वापसी दिखती है। सो आई वुड रेकमेंड कि यहाँ अपना चार्ट लीजिए और लेने की चेष्टा कीजिए। आई एम लुकिंग एट अ स्वीट कमबैक, नॉट ऑन द इंडेक्स बट स्टॉक स्पेसिफिक, व्हिच कैन टेक यू हायर। वेबसाइट पे जाके देखो, उसमें देख रखा है देने के लिए। पर इसी के साथ भसीन जी, जी हाँ, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन HUL के लिए। देखिए कल जाते जाते उसने निफ्टी के टॉप गेनर का जो पद था वो हासिल कर लिया, और साथ ही ज़बरदस्त तेज़ी उसमें देखने को मिली। और आपने निचले स्तरों से आप लगातार इस काउंटर पे नज़र बना रहे थे और साथ ही हमारे दर्शकों को भी गाइड कर रहे थे। पर भसीन जी, आज के लिए कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, बताइए। तो सृष्टि, सबसे पहले लीजिए IEX। देखिए IEX पे मेरा कॉन्ट्रेरियन व्यू था 121-25। इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार आएंगे। 85% एबिटा आता है, और आप देख रहे हो पावर कंजम्पशन और पावर की प्राइसिंग हैज गॉन थ्रू द रूफ। ये एक अनबिलीवेबल प्ले है। मेरे का एक्चुअली तो 250-300 का टारगेट है, ये लॉन्ग टर्म प्ले है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में मुझे 160-165 दिखता है। 141 का स्टॉप लॉस रखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग प्ले भी है, और 165 से 147-48 पे इट्स अ वेरी गुड बाय एट दिस प्राइस। दूसरा मैं कहता हूं कोल इंडिया, अनक्वेश्चनेबली द लार्जेस्ट लार्ज कैप जो आपके पास होना चाहिए, डेट फ्री कंग्लोमरेट, और जो जिसमें अब आपके मर्चेंट पावर की जो प्राइसिंग है वो और बढ़ने वाली है। तो मेरा पहला टारगेट 485 है, लेकिन ये 525 भी चले जाए मुझे कोई दो राय नहीं होगी। दूसरा, मुझे फ्लोरोकेमिकल के रिजल्ट बहुत पसंद आए, और जो लैंग्वेज आई नवीन फ्लोरो से, SRF से, दोनों कह रहे हैं सेकंड हाफ इज गोइंग टू बी अ बम्पर प्रॉफिट। देखिए नवीन फ्लोरो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है। मुझे SRF भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं नवीन फ्लोरो पे जाऊंगा। 3600, 3650 का टारगेट है। 3270 का आप इसका स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा, SRF ने भी इंडिकेट किया है कि उनका जो केमिकल बिजनेस है वो आउट परफॉर्म है, पैकेजिंग, और उनका जो टेक्सटाइल है वो अंडर परफॉर्म। बट रिमेंबर, SRF is the largest nylon tire player in India.
एंड इट इज एक्सपेंडिंग वेरी स्ट्रांगली। चाइना की जो डी इन्वेंट्री थी वो हो गई है, तो ये दोनों स्टॉक्स यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे। आज मैं नवीन फ्लोरो कह रहा हूँ, बट एसआरएफ भी मेरे हिसाब से 3000 या 3200 का स्टॉक है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, नवीन फ्लोरिन है और कोल इंडिया है, एफआरए भी भसीन साहब के रडार पर है। लेकिन चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं अपना खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट। आज समय थोड़ा सा कम है तो फटाफट रिजल्ट्स पर व्यू ले लेंगे। भसीन साहब, नवीन फ्लोरिन तो आपने ले लिया, गुड मॉर्निंग सर। जरा पहले आप ये बताइए कि पिडिलाइट पर आपका व्यू क्या है? नतीजे आए हैं इनलाइन अनुमान के मुताबिक है, हालांकि प्रॉफिट पर और रेवेन्यू पर दबाव है, मार्जिन भी प्रभावित हुआ है। आई थिंक ये वन ऑफ था, मैंने इंटरनली पूरे तरह से नंबर नहीं पढ़े, बट पिडिलाइट एक बहुत ही मोनोपोली प्ले है। फेविकॉल और जो उसके बाकी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। कोई भी डिक्लाइन मिले, आज थोड़ा गिर सकता है ये, लेकिन ये लेने वाला मौका होएगा। मुझे एफएमसीजी पे मैं बहुत बुलिश हूं, और मैंने तभी आपको 3-4 अच्छे नाम सजेस्ट किए थे। पिडिलाइट वुड बी अ बाय ऑन डिप्स। ठीक है, बाय ऑन डिप्स। डॉक्टर रेड्डीज वीक नंबर्स, कमजोर इसके नतीजे हैं भसीन साहब, क्या ये भी बाय ऑन डिप्स है? हाँ, अगर आपका नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म है, देखिए डॉक्टर रेड्डी और फार्मा के कई शेयर बहुत एग्रेसिवली ओवर प्राइस भी हो गए थे और उनकी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो गई थी। लेकिन जिस तरह का स्टॉक और जिस तरह का CIS कंट्रीज में डॉक्टर रेड्डी का रुझान है, मुझे लगता है ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक मस्ट हैव है। आज ये जरूर वीक खुलेगा, तो लेकिन आप इसमें धीरे धीरे सिप कीजिए। लेकिन अभी अभिषेक, मुझे IT, FMCG और सेलेक्ट बैंक्स वहां ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, तो मैं वहां के लिए ज्यादा रुझान रखूंगा। फार्मा फॉर मी इज अ मार्केट वेट। ठीक है, 2-3 स्टॉक्स हम एक साथ भसीन साहब पूछ देते हैं, थोड़ा सा समय की कमी है, आज तो आपका हम वेट ही कर रहे थे। जुपिटर वैगन्स के स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, और अगर हम बात करें इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इसके नतीजे भी अच्छे दिख रहे हैं। जुपिटर वैगन्स और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इस पर क्या करें? हाँ, और एक और नाम बोलूंगा, पीबी फिनटेक। वो आपके यहाँ 750-800 पे कहा था। पीबी फिनटेक के नंबर बहुत शानदार है, कोई भी डिक्लाइन पे लीजिए। जुपिटर वैगन इज अ बाय ऑन डिक्लाइन। और तीसरा आपने कहा क्रेडिट ग्रामीण, वो भी मुझे एक बहुत अच्छा माइक्रो फाइनेंस प्ले दिखता है, बाय ऑन डिक्लाइन होगी। लेकिन अभी लार्ज कैप से फोकस कीजिए, IEX, SRF, नवीन फ्लोरो, कोल इंडिया, ये PSUs आज आपको अच्छा जलवा दिखाएंगे। शॉर्ट कवरिंग आएगी दोपहर में मार्केट में, और मैं कह रहा हूं मार्केट आज ग्रीन में बंद होगी। ठीक है, परफेक्ट। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और इन तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू शेयर करने के लिए, और नतीजों पर भी अपनी रणनीति हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। शरद रेड्डी हैं, 9 के नवरत्न लेकर सीधे शरद के पास चलेंगे। शरद बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा डॉक्टर रेड्डीज़। यहाँ पे जो है चौथे तिमाही के नतीजे जो है कमज़ोर आए थे, और हमने ADR में भी गिरावट देखी थी। ग्लोबल जेनरिक्स बिजनेस के जो है अक्रॉस सेगमेंट्स यहाँ पे जो है लोअर देन एस्टिमेट्स जो है नंबर्स आए, और कुछ मार्जिन्स भी मिस हुए हैं, स्पेशली जो स्पेंड्स को लेके है, R&D स्पेंड्स को लेके और सेलिंग ऑन ग्रोथ एक्सपेंसेस को लेके। दूसरा स्टॉक रहेगा यूनाइटेड ब्रूअरीज। यहाँ पे भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिल सकता है स्टॉक में, ऐसे यहाँ के भी कमज़ोर नतीजे आए हैं, और मार्जिन्स जो ग्रॉस मार्जिन्स होता है, हायर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस के कारण यहाँ पे एक ड्रैग देखने मिला। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बोली कि थोड़ी इन्फ्लेशनरी जो है प्रेशर आ सकती है, और ये जो है वॉलिटिलिटी सेकंड क्वार्टर तक देखने मिल सकता है। और एनालिस्ट भी का मानना है कि यहाँ पे EPS कट FY 25-26 में लगभग 4 से लेकर 10% तक हो सकता है। वही पीबी फिनटेक की बात करें तो नतीजे स्ट्रॉन्ग आए थे। एबिडा और पैट जो था अनुमान से बेहतर देखने मिला, और जो कोर इंश्योरेंस बिजनेस है प्रीमियम का, वो भी 47% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा। वोल्टास की बात करें तो ये लगातार 6th स्ट्रेट क्वार्टर है जो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कि जो EMP सेगमेंट है, यहाँ पे 6 स्ट्रेट क्वार्टर में एबिट लॉसेस रजिस्टर किए हैं, और जो AC सेगमेंट जिसको UCP सेगमेंट बोलते हैं, यहाँ पे जो है मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। यहाँ पे जो है 60 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का जो है मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला। वही नवीन फ्लोराइन के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। एबिडा मार्जिन भी एस्टिमेट से बीट किया, 315 बेसिस पॉइंट्स का सिक्वेंशियल एबिडा जंप देखने मिला। कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आई है। उनकी जो कोर प्रोडक्ट होती है रेफ्रिजरेंट गैस, जो फ्रिज में लगती है, AC में लगती है, उस गैसेस की डिमांड बढ़ रही है। ऑफ कोर्स समर के कारण जो है अप्लायंसेस में भी इस गैस की यूसेज बहुत होती है। IGL की बात करें तो कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, क्योंकि ऑपरेशनल कैपेक्स का इम्पैक्ट जो है उनके फाइनेंशियल्स में पड़ा है, और ओवरऑल जो है लगातार दूसरा स्ट्रेट क्वार्टर जो है वीक परफॉर्मेंस देखने मिला है। हमारा 7वां स्टॉक रहेगा डिक्सन टेक। यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि HP इंडिया के साथ कंपनी का करार हो सकता है लैपटॉप असेंबली में,
और याद रखिएगा कि डिक्सन टेक ऑलरेडी PLI स्कीम के लिए अवेलेबल है और एप्लीकेबल है। और इसके अलावा कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि उनका एक करार होगा नोकिया के साथ, जहाँ पे टेलीकॉम गैस में जो है वो फोकस करेंगे। हमारा 8वां स्टॉक वो होता है हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज। इसमें फोकस में रहेगा गेल। UBS की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाय रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस हाइक किया है वो बढ़ा किया है, 190 से बढ़ा के 250 रुपीज़ कर दिया गया है। और एक्सपेक्ट करें कि अर्निंग्स और वैल्यूएशंस में जो है अच्छी इंप्रूवमेंट आगे जाते हुए देखने मिल सकती है, स्पेशली उनके जो कमोडिटी बिजनेस है वहाँ पे। और जो EPS CAGR का ग्रोथ का अनुमान है वो लगभग 7 से लेकर 10% तक का है। हमारा आखिरी सेगमेंट या स्टॉक वो है खबर। यहाँ पे फोकस में रहने वाला है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पे NCR रीजन में जो एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ सकता है। यहाँ पे उन्होंने अपनी लग्जरी प्रोजेक्ट जो गोदरेज जार्डिनिया है उनको लॉन्च किया है हाल ही में। और ये जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 146 नोएडा में है। हमारी जो बातचीत हुई ब्रोकर से और ऑन द ग्राउंड, तो इस प्रोजेक्ट की जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो लगभग 2800 से 3500 करोड़ तक है। और इम्पोर्टेंटली जो डिमांड इंक्वायरीज आ रही है HNI और NRI सेगमेंट में, वहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। तो ये 9 स्टॉक्स है जो आपके रडार में आज होने चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ये 9 काउंटर्स जहाँ पे रहेगी नज़र। पर इस बीच हमारे एक्सपर्ट्स के पास फिर से चलते हैं। और अभिषेक, आपसे एक बार आपकी टॉप पिक्स जानना चाहेंगे PSU पैक से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी गिरावट का शिकार ये सभी काउंटर्स हुए हैं। पर अगर और मौके मिलते हैं तो कहाँ पे अब एक मौका है अपना एक्सपोजर बढ़ाने का? कोई टॉप पिक्स जो कि आप बताना चाहेंगे? शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अभिषेक। SBI और बॉब ही रहेगा। मेरे को लगता है कि यहाँ पे आज की तारीख में आप करेक्शन के बाद काफी अच्छे लेवल्स पे अभी आ चुके हैं और थोड़ा जो मार्केट का हैवीनेस भी था, तो वो एक ये 2 स्टॉक्स मेरे को लगता है कि बिकॉज SBI में मेरे को लगता है कि बोथ नंबर्स ये कंपनी अच्छे नतीजे देगी। और इसके अलावा जो PSUs डिसबर्समेंट वगैरह के नंबर है, एक जो रीजन था, जो कंसर्न था सबसे बड़ा कि प्रोजेक्ट बिजनेस में इनमें स्लो डाउन आएगा, तो वो एक कमेंट्री जरूर देखने के सुनने को होगी। बट आई थिंक SBI इज समथिंग वेयर वी बिलीव SBI और बॉब डेफिनेटली आपको बना के रखने चाहिए राइट नाउ। ठीक है, तो PSU पैक से जो बैंकिंग काउंटर्स हैं जैसे कि SBI और BOB, यहाँ पे रखी नज़र। इस बीच REC की कॉन कॉल भी चल रही है और उससे जुड़े जो फ्लैशेस हैं वो आपकी स्क्रीन के नीचे हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, तो उस पर भी आप रखिए नज़र। ये काउंटर पे भी फोकस बनाएंगे। पर इस बीच हमारे 2 और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। मार्केट खुलने से पहले आइए क्विकली उनसे जान लेते हैं कि कहाँ पर आज उनकी नज़र। कपिल और साथ ही सुमित मूलचंदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कपिल, गुड मॉर्निंग। आज आप ही बताइए सबसे पहले कहाँ पे हैं आपकी स्टॉक पिक्स? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहला मेरा चुनाव एक IT स्टॉक का लॉन्ग की साइड में बना हुआ है और एक शॉर्ट की साइड एक बैंक बना हुआ है। लॉन्ग की साइड में टेक महिंद्रा का स्टॉक में चयन कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक प्राइस में हमने पिछले 2 सालों में देखा हुआ है कि जब भी स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है वो 17-18% से गिर के रिबाउंड किया हुआ है। अभी का जो 17% का करेक्शन था तो 100 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल लिया हुआ है। बेस पे फिर से एक अपसाइड मोमेंटम हमने देखने मिली हुई है। तो 1293 जो करंट लेवल है वहां पे बाय करना बनता है। स्टॉप लॉस इसका 1260 का रहेगा और ऊपर में अपसाइड पोटेंशियल हमें 1350 के देखने मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो मैंने शॉर्ट की साइड देखा हुआ है, वो है IDFC फर्स्ट। अब मंथली चार्ट पे उसकी ऑलरेडी लोअर है, 2 लो की सीक्वेंस बन गई है। वीकली चार्ट में जो इमीडिएट 14% की अपसाइड मोमेंटम आई थी वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे रुक गई, वहां पे एक बेस बनाया और हमें नीचे में ब्रेकडाउन देखने मिला हुआ है। तो लग रहा है कि स्टॉक और भी नीचे में एक फॉल हम देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल 78 का है, तो वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। ET का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 74 के लेवल्स हमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। शॉर्ट और एक लॉन्ग आ रहा है कपिल की तरफ से। पर सुमित, आपसे भी समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे हैं आपकी कॉल्स? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो 2 कैश पिक्स हैं। पहला रहेगा ज्योति लैब्स। देखिए काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बना चुका है। स्टॉक ने अपना हाई बनाया था इन फरवरी अराउंड 550, लेकिन उसके बाद एक फॉल आया था टिल द लेवल्स ऑफ 400। लेकिन अब लग रहा है कि स्टॉक ने कल जो अपना एक मूव दिखाया था काफी अच्छा, एक ब्रेकआउट है विद द वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे भी 456, और अगर आपको कोई भी डिप्स मिल रहा है 440 तक, तब भी आप इसे बाय कीजिए। 429 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 504 एंड 528। जो दूसरा स्टॉक है वो है सिगाची इंडस्ट्रीज।
देखिए स्टॉक ने अपना एक गैप डाउन दिया था आफ्टर मेकिंग द न्यू हाई, लेकिन अभी एक लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक सेमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आने का चांसेस है, और कल लास्ट आवर में यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, तो हमें लग रहा है कि ये अपना गैप फिलिंग प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप बाय कीजिए, करंट मार्केट प्राइस है 68, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 62 का फॉर द टारगेट ऑफ 80 एंड 86। तो ये कुछ एक ट्रेड आपको मिल गए हैं सुमित मूलचंदानी के साथ ही कपिल शाह के, और इस बीच बाजार खुलने में सिर्फ अभी 1 मिनट का समय रह गया। आज एक अच्छे पॉइंट पे आप खोल रहे हो मार्केट को, अच्छा पॉइंट में, ऐसा नहीं कि एक गिरावट को अच्छा पॉइंट बोल रहा हूँ, लेवल्स के हिसाब से अच्छा पॉइंट है। जिनको एंट्री करनी है उनके बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बन गया 31 पॉइंट का, क्योंकि आज 71 पॉइंट हम नीचे खुल रहे हैं, जबकि आपको गिफ्ट निफ्टी ऊपर देख रहा था। तो ये तो पहली प्रॉब्लम है जो बाजार के अंदर गिफ्ट निफ्टी की रिस्पेक्ट ही खत्म हो रही है। आप 3 दिन से ऐसा कर रहे हो कि आप गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में दिखाते हो, आपका कोई मतलब नहीं है उस गिफ्ट निफ्टी से, उस ग्लोबल मार्केट से आप पूरी तरह से कटे हो और एक ही तरफ अपना काम किए जाते हो, यानी कि ऊपर से बेच देते हो। तो 71 पॉइंट आपको स्टार्टिंग में मिल रहे हैं। अब आप देखो 231 लिखा हुआ है, 31 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस है, अगर आप ये लगाना चाहते हो तो, नहीं तो 22,000 का एक स्टॉप लॉस लगाओ। और हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम ना मिले, लेकिन उसके बाद आधे पौने घंटे बाद बाजार तेजी से ऊपर आए और रिकवरी मोड में आ जाए। रिकवरी फास्ट आएगी, मेरे को लग रहा है 350-400 तक रिकवर कर सकता है। तो आज रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं कि सेंटिमेंट बदल गए हैं, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। इसलिए एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा ज़रूर किया जा सकता है, जो हमने आपको सुबह भी नोटिस करवाया था। दूसरा पॉइंट, आज बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स की अगर आप चेक करेंगे तो आपको BPCL, LTI, माइंडट्री, अदानी एंटरप्राइजेस, इन सब में बढ़त है वो आधे परसेंट की। तो गिरावट वाले शेयर्स डॉक्टर रेड्डीज, NTPC होंगे, जहाँ पे गिरावट 1% से ज़्यादा की है। आइए देखते हैं शुरुआत में क्या होता है। अब बाजार खुले हैं एडवांस डिक्लाइन कांटे के टक्कर पे, 750 शेयर एडवांसेस डिक्लाइन में, 64 पॉइंट, अब 51 पॉइंट, अब 49 पॉइंट। अगर देखिए 22,200 नहीं ब्रेक होता तो मेरा मानना है यहीं से मार्केट हल्का फुल्का से एक रिकवरी मोड में आ जाएगा। अगर ब्रेक हो भी जाता है तो आप 22,000 पे अपने माइंड में रखो कि आ सकता है, क्योंकि विक्स बड़ा हुआ है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये 750-800 पॉइंट अभी है, 67 पॉइंट की गिरावट, 71 पॉइंट। और बैंक निफ्टी आप देखो, ये 48,000 को आज बचाने की जद्दोजहद करेगा, हिम्मत करेगा। और मेरा ऐसा मानना है IT या बैंक में से किसी एक की लीडरशिप आनी चाहिए। अगर IT की आती है तो फिर आप निफ्टी ट्रेड करना, और अगर बैंक निफ्टी की लीडरशिप आती है तो फिर आप IT को भी छोड़ देना, फिर आप बैंक निफ्टी ही ट्रेड करना। ठीक, तो ये मोटा मोटी है। 5 शेयर आपको स्क्रीन पर वापस से दिख रहे होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, आप TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ये पाँचों के पाँचों शेयर्स दिखा दीजिए। इनमें ज़्यादातर शेयरों में भी आपको थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा होगा, खासकर इन्फोसिस और TCS। तो IT आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा शुरुआत में, ये मेरे को 2 ही शेयर से आइडिया लगा है। HUL कल का टॉप गेनर था, ज़्यादातर FMCG के शेयर्स थे, आज शुरुआत में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। आज शुरुआत में कौन ऊपर है? आपके साथ में खड़ा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2806 हरे निशान में है, भले ज़्यादा नहीं लेकिन हरे निशान में तो है ही। HDFC बैंक के अंदर उतनी स्ट्रेंथ अभी नहीं आई है। देखते हैं अभी और क्या होता है, अभी तो सिर्फ शुरुआती है। तो बाजार आपको शुरुआती झटका जो देना चाहिए था वो आपको देता हुआ दिख रहा है। अब अपने स्क्रीन पे नोटिस कर रहे होंगे 1000 शेयर अब डिक्लाइन में हो चुके हैं, 95 शेयर। अब हम 22,200 को टेस्ट करने के लिए पहुंच गए हैं। मेरा फिर से मानना है कि 22,200 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, या फिर आप 22,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, जैसे आपको पड़ता पाता हो। उसके बाद फिर आप एक हल्की फुल्की सी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में ज़रूर देखेंगे, जो आपको आज ज़्यादातर मेहमानों का भी व्यू पॉइंट यही देखने को मिल रहा होगा। 48,000 बचाने की बैंक निफ्टी कर रहा है कोशिश। अगर IT नहीं चल रहा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी कुछ कमाल करके दिखा सकता है। आ जाते हैं टॉप गेनर्स पे। आज के निफ्टी के जो टॉप गेनर्स है उसमें BPCL है, LTI, माइंडट्री, अदानी एंटरप्राइजेस। स्पीड से दिखाते जाइए ताकि आपकी नोटिस में आ जाए। कोल इंडिया भी आज ऊपर है, साथ ही मारुति के अंदर भी आज तेजी आई है। नेस्ले इंडिया भी आज ऊपर आके कामकाज करता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज टूटा 3%, नंबर्स उतने ठीक नहीं थे, स्टैटिस्टिकल मीटिंग में बता भी रही थी कि नंबर्स उतने ठीक नहीं है, ये शेयर टूट गया 3%। वोडाफोन पे 19 करोड़ शेयरों की एक ब्लॉक लगा है, ये 12.5 के रेट पे है। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि वोडाफोन 11 और 13 के बीच में है। 13 रुपये उस दिन के प्राइजेस था जिस दिन ये लिस्ट हुआ, 11 रुपये FPO का प्राइजेस था जो आपको फॉर्म भरने से मिला। ठीक है, तो उसके मिडल में आ चुका है, मीन आ चुका है 12.5 का, इसलिए ब्लॉक लगने स्वाभाविक है, तो ब्लॉक लग रहे हैं। इसके अलावा L&T, अल्ट्राटेक, HDFC बैंक, कुछ एक और शेयर्स हैं जो शुरुआती कमजोरी आपको दिखाते हुए दिख रहे हैं। मैं जरा निफ्टी से हटकर और शेयर आपको बताता हूँ। गेल, वरुण बेवरेजेस, PFC, वेदांता, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहाँ पे आज आपको बढ़त देखने को मिल रही है, और जहाँ पे नुकसान है वो है कोलपाल, SRF और L&T, Pidilite। आज मेरे को ना कंजम्पशन के अंदर दम नहीं दिख रहा,
ये पहला पॉइंट। अच्छा, इस बीच आपको मैं दिखाता हूँ 22,200 के आसपास आके निफ्टी अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। एक पॉइंट के लिए उसने 22,200 के नीचे तो गया, लेकिन वापस से रोक लिया उसने। बैंक निफ्टी भी दिखाना आप 48,000 को वो रोकने की वो भी कोशिश कर रहा होगा। तो दोनों की समग्रता एक साथ चल रही है, एक साथ ही मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैनेज का डे है एक्चुअली में। अगर आज मैनेज हो गया तो फिर आप ये मानेंगे कि हाँ, कम से कम कोई चीज़ तो ठीक हो रही है, ऐसा आपको फील तो आएगा। नहीं तो अभी तक तो आप देख ही नहीं पा रहे थे। ठीक, तो ये हल्का सा डिप लगाने के बाद अभी दोनों इंडाइसेस अपने आप को रोकने की कर रहे हैं अच्छे से कोशिश। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी पे आज ज़्यादा ध्यान देना चाहिए निफ्टी के मुकाबले। अब जरा मैं आपको हीट मैप दिखाता हूँ, उसके बाद फिर सृष्टि आपको छोटे मझोले शेयर्स के बारे में जानकारी दे देंगे। फिर अभिषेक आपके सामने ओपनिंग के सौदे रखेंगे। जरा जल्दी से हीट मैप दिखाइए। तो हीट मैप में आप देखिएगा आज IT एब्सेंट होगा, आज FMCG एब्सेंट होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप खुद से देखिए। आज मारुति के अंदर अच्छा मोमेंटम है, ये शुरुआत में करीब 0.5% ऊपर है। और ये हीट मैप आपको बताने के लिए सफिशेंट है कि अभी लीडरशिप किसी के पास भी नहीं है। इसमें से कोई भी एक ऐसा शेयर आपको नहीं दिख रहा होगा जो बड़ा भी है और लीडरशिप भी रखता हो। फिलहाल जो भी शेयर्स आपको दिख रहे हैं जैसे HDFC बैंक, L&T, ये अभी भी हल्के हल्के से नुकसान के साथ ही खड़े हुए हैं। थोड़ी मेहनत की और ज़रूरत है। आज मेहनत कर गए तो फिर काम बन जाएगा। आप क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। एक चीज़ मैं नोटिस कराता हूँ जो सबकी आंखों में चुभन की तरह चुभ रहा है, वो है इंडिया विक्स। आज भी ये 2% ऊपर है, 17.5 पे कर रहा है ट्रेड। इसको नोटिस में रखिएगा। अगर ये यहीं रुक जाए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस का एरिया भी, विक्स का भी चार्ट है अपने आप में, तो रेजिस्टेंस का एरिया अगर ये यहीं रुक जाए तो फिर आप रिकवरी फास्ट देखेंगे। अगर ये नहीं रुका तो फिर रिकवरी आने के चांसेस डिम होते जाएंगे। इसको ज़रूर वॉच करना। यहीं 17.5 पे है, इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, कल भी यहीं आके रुक गया था। सृष्टि आपको बता रही छोटे मझोले शेयर्स के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। छोटे मझोले शेयर्स की शुरुआत करेंगे और उसमें अगर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे आज गिरावट ही देखने को मिल रही है। हालांकि आधे % की गिरावट है, पर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको बताने से पहले एक बार फिर से आप वोडाफोन आइडिया के बारे में नज़र डालिए, क्योंकि यहाँ पे करीब 19 करोड़ के कई सारे बड़े सौदे हुए हैं। और साथ ही एक तो ये खबर रही, दूसरी खबर ये है कि आज सिटी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उन्होंने ऐसी कॉमेंट्री दी है कि ये शेयर फिर से इसमें जान आ रही है, न्यूट्रल की रेटिंग दी है और 15 रुपये के टारगेट्स दिए हैं। और इसके चलते वोडाफोन आइडिया भी आज फोकस में रहेगा। और बड़े ब्लॉक डील्स के बाद लग रहा है कि फिर से जो है भरोसा आ रहा है इन्वेस्टर्स का। कई समय से खबरों में ज़रूर था, पर अब धीरे धीरे करके देखिए लगभग 2% की तेज़ी थी और इस काउंटर पे भी दिन भर हम नज़र गड़ाए रहेंगे। हालांकि इंडेक्स जो है निचले स्तरों से ऊपर ज़रूर आए हैं, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात ज़रूर करते हैं। तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पे 6% की हम तेज़ी देख रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक में एक रीबाउंड है। IGL में भी लगभग 3.5% का हम उछाल देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, पर निचले स्तरों से एक अच्छी बाइंग आ रही है। जस्ट डायल पे भी नजर रखें, हमारे कुछ एक्सपर्ट्स के रडार पे भी था। यहाँ पे 2% की तेजी है। और इंटरेस्टिंगली आज स्पार्क का शेयर में फिर से स्पार्क देखने को मिला है, 3% से ज़्यादा की तेज़ी है। शुक्र है इसका जो लगातार हम देख रहे थे कि इसका जो लोअर सर्किट लगते हुए दिख रहा था वो अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है। इसके अलावा देखें तो मैक्स फाइनेंशियल्स भी अच्छे नतीजों के बाद, इनलाइन नतीजों के बाद 1.3% की तेज़ी दिखा रहा है। साथ ही सेंचुरी टेक्सटाइल्स में भी 2% की तेज़ी है। अब कुछ गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे जिंदल 100 करीब 5.5% की गिरावट दिखा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज तो कमज़ोर है ही, पर इसी के साथ कुछ अन्य फार्मा काउंटर्स पे भी नज़र डालिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया 3% की कमजोरी, वोकाट फार्मा यहाँ पे 2% की कमजोरी। साथ ही साथ जैसा कि डिम्पी हाईलाइट कर रहे थे, FMCG पैक आज कुछ कमाल करते हुए नहीं दिखा रहा है। कोलगेट पैल्मोलिव काउंटर है जहाँ पे 2% की आज हम गिरावट कह लीजिए या प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, वो हावी होते हुए देख रहे हैं। तो अभिषेक, मेजरली जो हम एक्शन देख रहे हैं वो नतीजों के दम पे ही है, और जहाँ पे भी अच्छे नतीजे नहीं आ रहे हैं मार्केट काफ़ी बुरी तरीके से पनिश कर रहा है उसे। जी, उसका उदाहरण है डॉक्टर रेड्डीज, करीब 3.5% के आसपास की गिरावट है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग सृष्टि आ रही है। आप निफ्टी देखिए 55 अंकों की ही आसपास की कमजोरी रह गई है। निफ्टी बैंक देखिए 90 अंकों के आसपास की कमजोरी रह गई है। तो हल्की हल्की बाइंग है, और ये बाइंग हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि HDFC बैंक और ICICI बैंक, चूंकि इनका वेटेज भी ज़्यादा है, आप देखिए वहाँ पर थोड़ी लोअर लेवल से रिकवरी आपको ज़रूर दिखेगी। हालांकि अभी भी दोनों के दोनों शेयर लाल निशान में है, लेकिन रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो रिकवरी में मदद कर रही है वो है रिलायंस की और SBI की भागीदारी।
रिलायंस अब करीब करीब 1% ऊपर है। एसबीआई की बात करें तो आधे % के आसपास की तेजी वहां पर है। इसके चलते अब देखने की 22,200 के आसपास आने के बाद 22,250 के आसपास तक के स्तर आपको निफ्टी पर दिखेंगे और निफ्टी बैंक सिर्फ 100 अंक नीचे रह गया है। हालांकि अभी भी एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो मंदी के ही पक्ष में है। 723 शेयर है हरे निशान और उसके मुकाबले है 1274 शेयर लाल निशान में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आईजीएल में अच्छी बाइंग है, लेकिन वोल्टास, डॉक्टर रेड्डीज ये शेयर आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। पिडिलाइट के भी लाइन नंबर्स आए थे, लेकिन पिडिलाइट भी आज कमजोरी के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो क्या आपको तेजी का सौदा लेना चाहिए, क्योंकि रिकवरी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब सिर्फ 40 अंक नीचे है निफ्टी। अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि आपको इस शुरुआती कारोबार में मौके कहां पर मिल रहे हैं। लेकर आएंगे ओपनिंग के सौदे, ओपनिंग ट्रेड्स। कपिल जी, शुरुआत आपसे करेंगे। आपने बताइए ओपनिंग ट्रेड के लिए क्या स्पॉट किया है, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? जी, बेसिकली पीएसयू बैंक्स काफी टाइम से मोमेंटम में थे। आज मार्केट में मॉर्निंग में तो गिरा हुआ था, लेकिन पीएसयू बैंक्स काफी टाइम से मींस मॉर्निंग से ही अपवर्ड ट्रैक्शन में है और अभी भी मैं देख रहा हूं कि काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स अपने डे हाई बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पीएनबी का देखूंगा कि 4-5 दिन से स्टॉक में काफी अच्छी सेलिंग प्रेशर आई थी और जो 121 का लेवल था वो पहले का एक बेस एरिया था और वहां पे हमें थोड़ा सा ऊपर में ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो 123.6 के लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पे मेरा एक बाय का व्यू बनता है और स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ही छोटा सा होगा 121 के अराउंड का। और ऊपर में इंट्राडे के लिहाज से हम देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस में कहां ना कहां पे एक मोमेंटम हमें 126, 127 तक की हमें देखने मिल सकती है। कपिल, आपने कौन सा शेयर बोला? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पीएनबी 127 के टारगेट, 121 रुपए के स्टॉप लॉस, 123 रुपए के आसपास का भाव फिलहाल है पीएनबी का। ठीक है, ये शेयर आ गया कपिल की तरफ से। संतोष जी, आपके रडार पर कौन सा शेयर आ रहा है, कहां पर है आपका भरोसा? यस, मेरे रडार पर रहेगा हिंडाल्को। कल इसमें एक गिरावट देखी थी, लेकिन इस गिरावट के बाद एग्जैक्ट इसने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। आज वहीं से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है यहाँ तेजी बननी चाहिए। यहाँ पे खरीदारी कीजिए। 600 आप 20 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में 640 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। हिंडाल्को में 640 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 622 रुपए के आसपास का भाव है, तो हिंडाल्को में आपके लिए एक सौदा बन रहा है। सुमित जी, अब आपका शेयर से बताइए कहां पर आप तेजी कर रहे हैं या फिर मंदी कर रहे हैं? तेजी के ही सौदे होंगे वैसे आपके पास तो। ये देखिए, पहला स्टॉक जो पिक किया था वो था हिंदुस्तान जिंक, लेकिन अगर आप मोमेंट देखेंगे तो लास्ट 2 से 3 मिनट में ही स्टॉक ने 456 से 464 का जंप कर दिया है ऑलरेडी। तो अगर किसी के पास होल्ड है तो फिर आप बने रहिए। 478 और 490 के टारगेट्स के लिए नीचे आ रहा है तो भी आप इंट्राडे के लिए आप यूज कर सकते हैं। 449 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जो दूसरा स्टॉक है वो है गेल। देखिए, काफी अच्छा एक डाउनफॉल के बाद एक लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड का मोमेंट बन रहा है। 197 करंट मार्केट प्राइस है। 194 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 204 एंड 208 ये 2 टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक और गेल ये 2 शेयर हैं सुमित जी के रडार पर। तो सारे के सारे अपने एक्सपर्ट्स की तरफ से जो भी स्टॉक्स आए सारे के सारी तेजी की तरफ ही आए। बाजार में रिकवरी थोड़ी सी और बढ़ गई है। अब सिर्फ 30 अंक नीचे, 24 अंक नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है। दरअसल बीपीसीएल, मारुति सुजुकी, रिलायंस, टाटा स्टील, ओएनजीसी, एसबीआई ये तमाम शेयर आज सपोर्ट के लिए सामने आए हैं। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज भी है। एलएनटी हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, यहाँ पर कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। आईसीसी बैंक का शेयर भी कमजोर है। यहाँ से अगर सपोर्ट आ जाता है तो शायद निफ्टी बैंक की भी सूरत थोड़ी सी और बदल जाएगी और यहाँ पर भी रिकवरी हम आते हुए देखेंगे। लेकिन अभी वोडाफोन आइडिया में थोड़ी देर पहले एक ब्लॉक लगा था। 19 करोड़ शेयरों के कई सौदे हुए हैं वोडा आइडिया में। हालांकि हम प्रेशर में स्टॉक्स हमने पिछले 2 सत्र में देखा है शेयर को। वोडा आइडिया इस वक्त जो भाव है 12.5 रुपए के आसपास का है। वोडाफोन आइडिया, इस पर आपसे व्यू चाहेंगे कपिल। वोडाफोन आइडिया क्या करें? इसी भाव के आसपास से शेयर चला, 13.40, 13.80, 14 रुपए के आसपास तक गया, फिर ये रिवर्स हुआ। वोडाफोन आइडिया आपका व्यू क्या बनता है इस पर?
जी, वोडाफोन आइडिया बेसिकली अभी काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज़ आ रहे हैं और प्राइसेज़ में हमें काफ़ी सारे ज़िगज़ैग मोमेंटम भी देखने मिलते हैं। सस्टेनेबल ट्रेंड अभी का जो पैच है वहाँ पे हमें नहीं देखने मिला हुआ है। 3 दिन स्टॉक बढ़ता है तो चौथे दिन में स्टॉक में काफ़ी भारी बिकवाली आ जाती है। करंट लेवल पे हम देखते हैं तो ₹12.55 पे चल रहा है, लेकिन 4 से 5 अटेम्प्ट वैसी हो चुकी है कि स्टॉक ने ₹12.15 से सपोर्ट लिया हुआ है और हमें बार-बार वहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिली हुई है ₹14 तक की। तो यहाँ पे एक डिफेंसिव ट्रेड करने के लिए कर सकते हैं ₹12 के स्टॉप लॉस के साथ में और ऊपर में ₹14 के टारगेट के साथ में। कोई बड़ा व्यू नहीं है तो डिफेंसिवली इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। 12.5 का विक्स और 17.5 का विक्स का फ़र्क यही होता है कि जब बाजार गैप डाउन खुलता था तो कई बार 10 मिनट के अंदर ही मार्केट जुब जुब करके ऊपर आ जाता था और आप देखते देखते आपके सामने हरे निशान में भी आ जाता था। इस बार भी अटेम्प्ट लेता है मार्केट, ऐसा नहीं कि इस बार अटेम्प्ट नहीं ले रहा ऊपर आने की, लेकिन इस बार के अटेम्प्ट इतनी थकाऊ है कि जैसे 20-30 पॉइंट ऊपर आता है और उसके बाद वैसे ही धड़म से वापस नीचे चला जा रहा है। अभी 20 पॉइंट नीचे था सिर्फ निफ्टी, अभी सिर्फ वापस से 52 पॉइंट हो गया। ये इंडिया विक्स प्रॉब्लम कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं है, ना तो कवरिंग है ना ही लॉन्ग है। खरीद रहे नहीं, शॉर्ट्स को कवर हो नहीं रहा, तो शॉर्ट्स ने अपना प्रेशर बनाया हुआ है और ऐसी चौकियां बना दी है कि जिन चौकी को जिनको ध्वस्त करना अपने आप में अब एक बड़ा चैलेंज हो गया है। 22,400 अपने आप में एक चैलेंज है। आप ऐसा नहीं है कि बाजार गिर रहा है उसके बावजूद भी आप इसको रिकवर करवाने में आप में समर्थ हो पा रहे हैं, आपसे रिकवरी नहीं हो पा रही है। गिरे हुए बाजार से रिकवरी नहीं हो पा रही, चढ़े हुए बाजार से तो क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। 1750 के आसपास इंडिया विक्स को रुक जाएगा तो रिकवरी आएगी, अगर इंडिया विक्स नहीं रुकता तो फिर रिकवरी आने के चांसेस कम है, चाहे फिर लीडरशिप किसी की क्यों ना खड़ी हो, इससे कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा संभल कर आराम से ट्रेड कीजिएगा। बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है, हीरो जीरो के चक्कर में आज मत रहना कि भाई मैं हीरो जीरो ट्रेड लूँगा। जो पक्का सौदा है वीकली को छोड़ के अगले मंथ की या अगले वीक की या तो फिर मंथ की एक्सपायरियों में काम करना, थोड़ा समय लग सकता है बाजार को, इसलिए आज ही आज में ठीक हो जाए सब कुछ ऐसा मुश्किल हो सकता है कहना। ठीक है, थोड़ा संभल कर काम करो। 70 पॉइंट वापस नीचे निफ्टी आ चुका है, यही एक प्रॉब्लम है जो मेरे को आज सुबह से नोटिस हो रही है बार बार, और मैं आपके सामने नोटिस करा रहा हूँ कि अग्रेशन उतना नहीं है। आप प्रॉब्लम में तो हो, ये तो एक्सेप्ट ही कर लो आप। ठीक, आगे बढ़े। अब जरा कुछ एक शेयर्स चेक कर लेते हैं। मैं अपनी शीट में से वो सारे शेयर्स देखता चलता हूँ जहाँ पर आज लॉन्ग शॉर्ट सब पोजीशंस अलग अलग तरीके से बन रही है। पहले लॉन्ग वाले शेयर्स देखता हूँ मैं, लॉन्ग कहाँ पे हैं। 2.25% है बैंक ऑफ बड़ौदा, छोड़ देते हैं इसको। MFSL लेके आइए, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से होगा एक शेयर, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लेके आना। कपिल जी एक बार जरा चेक करो आप, बैंक ऑफ बड़ौदा छोड़ो, MFSL लेके आओ, मैक्स फाइनेंशियल, ये वाला 1.5% ऊपर है सर। क्या करें, बिल्डअप वगैरह ठीक है, फ्यूचर वाली प्लेट दिखा सकते हैं तो वो भी दिखाना। जी, MFSL का बेसिकली स्ट्रक्चर देखते हैं तो काफी अच्छा तो है। 960 का जो लेवल था काफी सपोर्ट लेवल था, कल का लो यहाँ पे बना हुआ था, 100 डे मूविंग एवरेज का यहाँ पे कोइंसिडेंस भी हमें देखने मिल रहा है। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ऊपर से हमें ऑलरेडी देखने मिल चुका है। मैं थोड़ा सा कंडीशनल व्यू रखूंगा इसमें क्योंकि इसके काफी सारे हर्डल्स मुझे स्टॉक में 1000 लेवल के यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। तो 1000 लेवल के तब तक स्टॉक में थोड़ा सा इनडेसिसिव रहेगा, लेकिन ₹1000 के ऊपर जब ये स्टॉक मूव कर जाता है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में फिर से 1050 तक की अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है, लेकिन बाय ट्रिगर 1000 लेवल के ऊपर भी ही होगा। ठीक है, आज वेदांता सुमित जी गैप के साथ खुला था और वेदांता ने 2% का अभी भी गेन रखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ जिसकी बाजार नीचे है। वेदांता आपकी लिस्ट में है क्या? प्लस करें आज के लिए। मैं को ऐसा लगता है कि अगर कहीं भी बेस बन गया तो फिर वेदांता भी काम आएगा हमारे। जी बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम का एक चार्ट देखेंगे जैसे कि अवरली, तो फिर अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है फॉर 390 से 392 का। स्टॉक ने वहीं पे ही अपना बेस बनाया है और वहीं से एक पुल बैक का चांसेस भी दे रहा है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन फ्रेश भी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस सेम मैं मेंटेन करूंगा 392 का, और ये न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर सकता है। सो फर्स्ट टारगेट कैन बी 432। ठीक है, डन। एक दो शेयर मैं और ज़रा पता कर लेता हूँ। आज जो शुरुआत में दिख रहे हैं मेरे को वो है ज्योति लैब्स, एक बार लेके आएंगे, 2-2.5% है। ये शेयर भी काफ़ी अच्छा चला हुआ है। संतोष सर ज़रा ज्योति लैब आप चेक करेंगे, कोई ट्रेड बनता तो बताओ, नहीं तो फिर छोड़ेंगे। यस, इस काउंटर की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। स्टॉक ने एक बहुत ही प्यारा बेस बनाया है, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आज ब्रेकआउट दे रहा है, तो लग रहा है कि तेजी बन सकती है। मेरे हिसाब से इसमें खरीदारी कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। ऊपर का जो शॉर्ट टर्म टारगेट आ रहा है ₹510 तक के आ रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 450 का। सुमित जी एक छोटी सी हेल्प करोगे हमारी,
ये 22,200 वाली कॉल है, मैंने बैंक निफ्टी की निकाल रखी है। अगर दिखा सके तो प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा ज़रूर। ये 16 मई की है। आप इसको ना 9 तारीख वाली मत ढूंढना, हाँ 16 जिसके ऊपर लिखा होगा वही ढूंढना। हाँ उसका रेट आ रहा है 250 रुपये का। सर एक बार ज़रा बताना, आज का इंट्राडे लो का एक स्टॉप लॉस लगा के या तो फिर 22,200 का एक स्टॉप लॉस लगा के प्लस कर लूँ इस कॉल को। मैं 2 स्टॉप लॉस लगाऊंगा, या तो 22,200 का लगाऊंगा स्टॉप लॉस, या तो आज का लो है 222 ये देखिए अगर यहाँ पे 222 रुपये, या तो ये स्टॉप लॉस लगाऊंगा। स्ट्राइक में बता देता हूँ। डिम्पी जी देखिए, अगर मैं ओवरऑल एक चार्ट स्ट्रक्चर की पहले बात करूं तो जैसे सुबह को भी बात हुआ था, तो 22,200 अगर आप स्पॉट लेवल पे ट्रैक करेंगे तो काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है। और आज का अगर आप लो भी देखेंगे तो बिल्कुल ये 22,185, देखिए एक 15 मिनट या 30 मिनट्स का भी कैंडल ने नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो वो एक एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं अगर किसी के पास भी एक लॉन्ग पोजीशन है। अब आपने 22,200 जो नेक्स्ट वीक का 16 तारीख का अपना कॉल रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, जैसे अभी हमने बोला। तो अगर स्पॉट लेवल यहाँ पे आज के लो के नीचे मुझे एक 15 मिनट का भी कैंडल अगर क्लोजिंग दे रहा है तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा। जहाँ पे लेवल्स की बात करें तो मैं मेंटेन करना चाहूंगा मेंटेन करना चाहूंगा 200 का एज अ स्टॉप लॉस। और यहाँ पे जो टारगेट का एक्सपेक्टेशन रहेगा वो करीबन 365 का रहेगा यहाँ पे टारगेट। 365 रुपये तक ये कॉल चल के आ सकती है। अभी इसका रेट 245 रुपये, जब चर्चा हुई थी तो उस समय 240 का ही रेट था। मैं 2-5 रुपये को नहीं गिनूंगा, लेकिन मैं स्ट्रेंथ को ज़रूर नोटिस कराऊंगा। देखो आज ना आप इंडिया विक्स को चेक करो, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, आज ना निफ्टी देखने का दिन ही नहीं है, आज इंडिया विक्स देखने का दिन है। ये अगर 17.5 आज पार नहीं करता ना, देखो अटेम्प्ट कर रहा है बार बार पार होने की, लेकिन हो नहीं रही है इससे। लेकिन अगर 17.5 पार नहीं करता और थोड़ा गिर जाए, मान लो सिर्फ 4% ही गिर जाए, ट्रस्ट मी आज का जो लो है वो आज का बॉटम बन जाएगा। आज का लो आज का बॉटम बना देगा बाजार, 1 मिनट के लिए तो बना ही देगा। फिर हो सकता है सेकंड हाफ में रिकवरी लाए। रिकवरी को लेकर मेरे मन में अभी भी डाउट है, बट बॉटम बनने को लेकर मेरे मन में डाउट थोड़ा कम है। इसलिए मैं आज इंडिया विक्स पे ज़्यादा बारीक नज़र से वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। और आपको मैं हर छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ, जो मैं खुद देखता हूँ ना, मैं सामने पूछ लेता हूँ गेस्ट से भी। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी थोड़ा अल्प ज्ञानी है हम तो, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही समझदार हैं, अच्छे से हमको गाइड भी करते हैं। 1-2 शेयर मेरे को और ज़रा पता करना है, वो भी ज़रा आइडिया लेता हूँ। कैश के स्टॉक्स में ही पता करता हूँ। एक्शन कंस्ट्रक्शन लेके आइए तो 1.5% ऊपर है, 1400 का शेयर है। कपिल जी एक बार ज़रा ये देखेंगे आप, एक्शन कंस्ट्रक्शन। जी बिल्कुल। एक्शन कंस्ट्रक्शन बेसिकली चार्ट का एनालिसिस मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के यहाँ पे ये वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और डेली चार्ट के टाइम फ्रेम पे स्टॉक प्राइस में पिछले काफी दिनों की गिरावट के बाद में आज थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिला हुआ है, 2% से अप है। और ये जो फॉल जो स्टॉप हुआ है, जो पहले का जो सपोर्ट लेवल है वहां पे ही है। तो मैं प्रीवियस डे का हाई एक बार क्रॉस करने का के लिए वेट करूंगा, तब मुझे एक अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मिलेगी कि हाँ बायर्स में एक्चुअली स्ट्रेंथ है अपने प्रीवियस हाई को निकालने के लिए। तो स्टॉक 1245 में चल रहा है, 1244 का इसका प्रीवियस डे का हाई है, तो वहां से एक बार अप मूव देखने मिल जाता है। तो 2 दिन में इसने एक ट्विजर बॉटम बनाया हुआ है कि दोनों बॉटम का प्राइस लेवल सेम ही है। तो 1385 के स्टॉप लॉस से इसमें ट्रेड किया जा सकता है। और ऊपर में जो अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकती है वो 1550 तक का मूव आ सकता है, लेकिन 1445 के ऊपर इसमें ट्रेड इनिशिएट होता है। ठीक है, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन 1445 यानी मौजूदा स्तरों से लगभग 20-30 रुपए ऊपर अगर ये निकले डिसाइसिवली, तभी आप इस काउंटर में ट्रेड ले। पर इसके अलावा नज़र डालिए 2 काउंटर्स पे, पीएफसी और आरईसी। यहाँ पे आपको सुबह भी बताया था, एक बार हाईलाइट किया था कि आरईसी की जो कॉन कॉल है वो चल रही है, उससे जुड़े फ्लैशेस भी आप देख पा रहे थे 18 स्वदेश पे। और अब देखिए डे हाई पे आता हुआ आरईसी का शेयर 4% की तेज़ी, और साथ ही पीएफसी के काउंटर में भी अब देखिए 5% की तेज़ी हो गई है, और पीएफसी के काउंटर में भी लगातार एक उछाल देख रहे हैं। पर आरबीआई ने ज़्यादा प्रोविजनिंग वाले ड्राफ्ट गाइडलाइंस को लेकर एक बड़ी खबर भी आ रही है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैंक और एनबीएफसीज आरबीआई से कम प्रोविजनिंग की मांग कर रहे हैं। आइए इस डिटेल्स और जानते हैं, और इसके लिए अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर बताइए क्या कुछ लेटेस्ट डिटेल्स हैं इसे लेकर।
जी हाँ, लेंडर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखने वाले हैं और जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं वहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि प्रोविजनिंग थोड़ी हायर साइड पे है। जो ड्राफ्ट नॉर्म्स हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के, उसमें बोला गया है कि 5% की स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग करनी होगी और ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि कोई भी लोन अकाउंट खराब हो गया उसके लिए करना है, बल्कि ये उसके लिए है जहाँ पर सादा अकाउंट है वहाँ पर भी 5% आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टैगर्ड मैनर में बोला गया है, 2025 से लेकर 2027 तक का 3 साल में इंप्लीमेंट करना है, लेकिन लेंडर्स का मानना है कि इससे उनकी बैलेंस शीट पे असर पड़ता है, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसका जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है वो कम करना चाहिए और जो सजेशन है वो ये है कि 2% तक का प्रोविजनिंग होना चाहिए, ना कि 5% का। अब देखना ये होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना ध्यान देता है इन सारे जो फीडबैक आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्राफ्ट नियम है, जो फाइनल एप्लीकेबिलिटी है वो फाइनल नॉर्म्स जब आ जाएंगे उसके बाद ही लागू होगा। तो लेंडर्स जरूर ये सारी जो ओपिनियंस है वो इकट्ठा करें और एक साथ मिलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखने वाले हैं और इसी खबर के चलते हमने देखा था कि आरएससी और पीएफसी के काउंटर्स में और साथ ही कुछ सरकारी बैंकों के काउंटर्स में जो है एक भारी गिरावट हुई थी। 5% की प्रोविजनिंग के लिए जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है उसका एक प्रस्ताव जारी किया था ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में। पर इसके अलावा अब ये सभी लेंडर्स जो हैं आरबीआई को लिखेंगे कि ये 5% तो नहीं, एक स्टैगर्ड मैनर में हम ज़रूर ये कर सकते हैं, पर उसके पहले जो है थोड़ी सी रियायत देखते हैं कि मिलती है या नहीं। पर ये एक डेवलपमेंट है जो कि लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि इससे जुड़ी खबरें सामने आई जा रही है। पर एक चार्ट चेकअप ले लेते हैं टेक्निकल फ्रंट पे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, उनसे समझेंगे कि कहाँ पे कौन से स्टॉक पे नज़र रखनी है। और सुमित, पीएफसी और आरएससी ये दोनों ही काउंटर्स में से बेहतर कौन लग रहा है? और देखिए शुरुआती टिक के बाद ही लगभग 20 मिनट में ये दोनों ही काउंटर्स ने 4-4, 5-5% के मूव दे दिए हैं। पर क्या अभी भी एंट्री लेनी चाहिए इनमें या अब इनको छोड़ दें? जी नहीं, बिल्कुल आप इससे पिक कर सकते हैं। देखिए आरएससी का चार्ट मुझे ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। आरएसआई ने भी अपना एक 60 का सपोर्ट बना के यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन बनाया है, तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है बिल्कुल आप बना के रखिए, उसे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कीजिए 500 की लेवल्स का। 500 के नीचे अगर क्लोजिंग आ रहा है तो फिर यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग सजेशन दूंगा। टिल द टाइम वन कैन होल्ड, और जिनको अगर न्यू पोजीशन बनानी है तो बिल्कुल आप यहाँ पे बनाइए। देखिए करंट मार्केट प्राइस है 530 का, आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 516 का। और हमें लग रहा है कि जो परसों के सेशन में यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, वो गैप फिलिंग प्रोसेस यहाँ पे पूरी हो सकती है। तो पहला टारगेट जो मेंटेन करेंगे वो 558 का रहेगा। ठीक है, तो आरएससी का जो चार्ट है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं, ये एक राय आ रही है। पर कुछ एक सरकारी बैंक भी जो हैं अच्छी तरीके से ऊपर आ रहे हैं, उन पे भी आप ज़रूर नज़र रखिए। कुछ एक काउंटर्स ने थोड़ा सा उछाल दिखाया है और अब कोल इंडिया जो है निफ्टी 50 के गेंस को लीड करता हुआ दिख रहा है। लगभग 2% की तेज़ी है। एक बार संतोष आपसे समझना चाहेंगे कोल इंडिया का चार्ट कैसा लग रहा है और कैसे देख रहे हैं आप इसे, और साथ ही बीपीसीएल पे भी राय दीजिए, क्योंकि दोनों में ही लड़ाई चल रही है कि निफ्टी के टॉप गेनर कौन बनेगा, कोल इंडिया या बीपीसीएल। यस, आज फिर से पीएसयू स्टॉक्स मोमेंटम पकड़ रहे हैं और कोल इंडिया का स्ट्रक्चर काफी अच्छा था। स्टॉक ने पुल बैक दिखाया और 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से दिखा रहा है। मुझे लगता है कोल इंडिया में स्ट्रेंथ बनेगी। नीचे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 460 का मेंटेन करके। इमीडिएट बेसिस पे 480 का टारगेट नजर आ रहा है। और बीपीसीएल की बात करें तो मुझे बीपीसीएल एचपीसीएल दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। से बाउंस बैक कर रहा है तो यहाँ भी स्ट्रेंथ आ सकती है, तो आप दोनों ही स्टॉक पे बैट कर सकते हो। दोनों के स्ट्रक्चर एक जैसे ऑलमोस्ट। ठीक है, डन। तो खैर इस बीच आपको हम बता देते हैं बाजार के अंदर 55 अंकों की गिरावट है, 183 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी पे है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ। निफ्टी ने सिर्फ एक ही बार आज का जो लो बनाया 185 है, वो भी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड्स के लिए 185 तक गया था, उसके बाद ऊपर आ गया। तो 22,200 के ऊपर अभी निफ्टी टिका हुआ है, ये है पहला पॉइंट। बैंक निफ्टी के पास जो आज का इंट्राडे लो है वो 48,038 का, यानी कि 48,000 ब्रेक नहीं किया। दोनों ने आज अपने क्रिटिकल लेवल्स को अभी तक तो ब्रेक नहीं किया। इंडिया विक्स जहाँ पे था वो वहीं पे ही है, अभी और बढ़ नहीं रहा। एक टाइट कश्मकश चल रही है। एक काम आप और करेंगे, जरा F&O के ना टोटल शेयर्स होते हैं एडवांस डिक्लाइन वाले, जरा वो भी दिखाओ आप, जहाँ पर एक फ्यूचर की प्लेट के अंदर एडवांस डिक्लाइन वाले शेयर्स होते हैं, वो भी आज आप नोटिस करो। आज
मैं फिर से बता रहा हूँ, आज का दिन सिर्फ 2 ही चीज़ों को देखने का। ये 106 शेयर ऊपर है और 72 शेयर है, स्लाइटली पलड़ा भारी है, स्लाइटली। एक तो लॉस प्रोटेक्टेड है, विक्स बढ़ नहीं रहा, स्लाइटली एफ&ओ के शेयर्स ऊपर हैं। मैं बहुत बुलिश हो गया, अपने मन को समझाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो मेरे को डाटा इसमें शुरुआत में दिख रहा है ना, वो थोड़ा ये दिख रहा है ऐसा। एक काम करते हैं, ऑप्शंस का चैंपियन आपको दिखाते हैं। निथिलेश पावस्कर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ट्रेड लेते हैं। और अवनी भट्ट का भी मैं थैंक यू करूँगा, उन्होंने हमको SBI बताया था कल, एक बुलिश ट्रेड था। आपको SBI में अच्छा प्रॉफिट हुआ, अभी मैं कैलकुलेशन डलवाऊंगा आपके सामने, बट पहले अभी निथिलेश पावस्कर कौन सा ट्रेड दे रहे हैं आइए देखते हैं। निथिलेश जी नमस्ते, बताइए सर कौन सा ऑप्शन ढूंढ के लेके आए हैं आज आप? निथिलेश जी से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन इस बीच में बता देता हूँ, कल हमको SBI का एक बुल स्प्रेड बताया था अवनी भट्ट ने। जितना मेरे को याद है, जो स्ट्राइक अभी चल रही है SBI की, ये स्ट्राइक पे एक कॉल प्लस करवाई है और 30-40 रुपीज़ के ऊपर की स्ट्राइक को बेचने के लिए कहा है। यानी कि अगर SBI का आज दिन काम कर जाए तो फिर बढ़िया होगा मोमेंटम। और आप देखो, निथिलेश पावस्कर भी बैंक वाला ही एक ट्रेड लेके आए हैं, HDFC बैंक की कॉल लेके आ गए। 1500 स्ट्राइक की कॉल है, 20-22 रुपये में मिल जाएगी। 16 रुपये का छोटा सा एक स्टॉप लॉस है, लक्ष्य है 35 रुपये का। और आपका नुकसान हमेशा नीचे लिखा करो प्रोड्यूसर साहब, पहले फ़ायदा होगा बाद में नुकसान समझ, है ना। तो 3500 रुपये का नुकसान और 7000 रुपये तक का प्रॉफिट आपको है। यानी कि 1:2 की रेशो का सिंपल ट्रेड है, प्लेन वेनीला, कोई ऊपर नीचे एडजस्टमेंट नहीं करनी, मार्जिन सिंपल से देने पड़ेंगे। इसका लॉट साइज मल्टीप्लाई में 20 रुपये लगा लेना, 20-22 रुपये बराबर जो भी कॉल के रेट आ रहा है उस समय, ठीक। तो आपको सिंपल सा एक ट्रेड मिला है। कल SBI था, आज HDFC है। 24 घंटे के अंदर 2 बैंकिंग की कॉल आ चुकी हैं। मैंने बैंकिंग का 48,000 की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी आपको बताई हुई है, PCR आपको बताया हुआ है। अगर भगवान के सब कुछ ठीक रहा, कृपा ठीक रही, तो पुल बैक का डे भी हो सकता है। अभी मेरे को पुल बैक पे ट्रस्ट नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को बॉटम बनने पे ट्रस्ट हो रहा है थोड़ा सा, कि आज शायद मार्केट अपना बॉटम बनाने के लिए जद्दोजहद, एक फाइट होती है ना, लड़ना, एक सैनिक की तरह लड़ना, आज उस सैनिक की तरह लड़ता हुआ मेरे को थोड़ा मार्केट के अंदर वो फील आ रहा है, और कुछ नहीं है, ठीक। अभी देखते हैं और क्या होता है। इस बीच थोड़ी सी रिकवरी और हुई है, 48,200 की तरफ वापस अब बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक बार 200-250 वाली रेंज पार करेगा ना, तो स्पीड से लाएगा ऊपर, इसको भी देखते हैं अभी और क्या होता है। तो ये सब कुछ हम आपके सामने मोटा मोटी रखते ही जा रहे हैं। निथिलेश जी, अगर आप सुन रहे होंगे तो थैंक यू वेरी मच, आपका ट्रेड हमको मिल गया, दर्शकों को हमने बता दिया कैसे काम उस पर करना। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, 1-2 ट्रेड में और पता कर लेता हूँ। सुमित जी, एक जरा एक कैश का ट्रेड और चेक करना आप। अच्छा, ज्योति लैब आपने अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया हुआ है क्या? एक बार जरा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे दो, अगर आपके क्लाइंट्स के पास है तो ज्योति लैब। बिल्कुल हमने ये स्टॉक को आज ही सजेस्ट किया था और यहाँ पे हमने स्टॉक ऑफ द डे भी दिया हुआ है। और सुबह को हमने सजेस्ट किया था 456 जो कल का क्लोजिंग प्राइस था। स्टॉक ने आज 478 का इंटरडे हाई भी बना दिया हुआ है। ठीक है, डन। आपका हाई भी बन गया, हमने भी सुबह पता किया था इसके बारे में, और आप ये कह रहे हैं कि अपने क्लाइंट्स को भी आपने दिलवा रखा है। फिर एक शेयर और देखिए सर, मैंने एक और निकाला है, क्वेस्ट कॉर्प के नाम से कंपनी है, क्वेस्ट कॉर्प। सुमित जी, आप ही जरा चेक करना। जी देखिए, स्टॉक अगर देखेंगे तो पिछले 8 से 10 सेशन से कंसोलिडेशन में था, लेकिन आज अगर एक ब्रेकआउट आ रहा है और सस्टेन कर रहा है 645 के लेवल का, तो फ्रेशली एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आने का चांसेस रहेगा। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करें तो अगर किसी को फ्रेश बनाना है, थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूंगा। अगर अवर्ली कैंडल भी मुझे 645 के ऊपर सस्टेन हो रही है तो ही मैं एक एग्रेसिव बन के यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा। 620 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और जो टारगेट रहेगा वो करीबन 680 का रहेगा। ठीक है, बस मैं एक चीज़ नोटिस करा देता हूँ, फिर मेरे सहयोगियों के पास भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो अपनी बात रखेंगे। इंडिया विक्स अब बढ़ा नहीं रहा है, अभी 2.5-3% था, अभी सिर्फ 1.5% है। मैंने अपनी स्क्रीन पर सबसे ऊपर इंडिया विक्स लगा रखा है। ये आज गिरना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये गिर जाए ना तो मैं बोलूँगा आज आप निश्चिंत हो जाना, आपका बॉटम आज इंट्राडे फिर नहीं प्रोटेक्ट जाता वो कहीं भी, तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, छोटा मोटा है ना, वीकली एक्सपायरी बेसिस पर।
बट इंडिया विक्स का नीचे आना बहुत ज़रूरी है। इसके हाई यहाँ यहीं पे भी खड़े रहने पर भी बाजार को देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और सारा प्रेशर इसका नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सारा कल्प्रिट इसको बोल सकते हो। एक्चुअली क्या ना, थोड़ा फियर कम होना चाहिए, फियर का रिप्रेजेंटेटिव हो गया अभी, तो फियर कम होना चाहिए। मोमेंटम तो चाहिए ही चाहिए, बट फियर थोड़ा सा तो कम करो, तभी तो आएगा कोई आदमी कवरिंग करवाने के लिए, लॉन्ग करने के लिए। बस यही मेरा एक पॉइंट था, बस मैं आपको नोटिस करवाना चाहता था। अपने एनालिस्ट को हिलाओ थोड़ा सा, आज हो सकता है ऑप्शंस का ट्रेड का दिन भी बन जाए, ठीक है, जरा हिलाइएगा, उनको पता कीजिएगा। आगे मेरे दोनों सहयोगी हैं, अगर वो सवाल पूछना चाहें तो प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। एक शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अब वो है लेटेंट व्यू का। इसके नतीजे भी आए थे। लेटेंट व्यू पर कपिल, आपके क्या राय है? इस पर जरा व्यू दीजिए अपना, क्या करना चाहिए इसमें? जी, लेटेंट व्यू बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट का स्टॉक है। काफी एक करेक्शन तो हमने देखने मिला हुआ है, 560 से लेके स्टॉक 470 के लेवल के यहाँ पे आ गया है। अपने प्रीवियस डे का हाई उसने क्रॉस किया हुआ है, 100 पीरियड मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेवल भी है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका अच्छा रहा हुआ है वैसे। तो स्टॉक प्राइस में कुछ एक इनिशियल ट्रैक्शन तो देखने मिल रहा है, लेकिन जितना ही वो स्टॉक ऊपर गया था उतना 30-40% स्टॉक में ऊपर के लेवल से फिर से इसमें हमें दबाव आते हुए देखने मिला हुआ है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक प्राइस में मूव तो है, लेकिन जो इसके रेजिस्टेंस लेवल है वहां से भी वो स्टॉक फिर से नीचे भी रिएक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए उसको। 495 497 की जो रेजिस्टेंस लेवल है वो एक बार निकल जाते हैं तो इसके बाद में स्टॉक प्राइस में एक अच्छा सा ट्रैक्शन देखने मिल सकता है, और ऊपर में बाद में 525 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। काफी सारे स्टॉक कंडीशनल अप्रोच है, क्योंकि मार्केट में भी अभी थोड़ी सी इनडेसिसिवनेस हम देख रहे हैं। ठीक है, लेटेंट व्यू को लेकर ये व्यू। सुमित जी, बायोकॉन की अगर बात करें तो 295 रुपए के आसपास सपोर्ट लेकर फिर से चलने की कोशिश कर रहा है, 300 रुपए के ऊपर के भाव हैं। क्या ट्रस्ट करें बायोकॉन की आज की तेजी पर, और क्या ये तेजी बढ़ेगी? क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप एक लॉन्गर टर्म व्यू देखेंगे तो वीकली में भी स्टॉक ने जो अपना न्यू हाई बनाया था, तो इट इज अ टाइप ऑफ रीटेस्ट कैंडिडेट, और रीटेस्ट कैंडिडेट को जब आप कैच करते हैं तो वो आपको बेस्ट रिटर्न देता है। बिल्कुल, जिनके पास है वो भी बने रहे हैं, और जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है डाउन साइड में 290 तक की भी लेवल्स अगर आपको मिल रही है तो बिल्कुल आप एक्यूमुलेट कीजिए। यहाँ पे अगर किसी को स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो वो 282 का मेंटेन करेंगे। जैसे ही ये अपना न्यू हाई क्रॉस करेगा, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अगले 2 या 3 महीने में 340 तक भी लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, बायोकॉन को लेकर ये व्यू। इसके अलावा एक स्टॉक जहां पर आज हम प्रेशर देख रहे हैं वो है पिडिलाइट का। नंबर बहुत ज़्यादा खराब इसके नहीं थे, इनलाइन नंबर से थे पिडिलाइट के। 5% ये शेयर टूटा है, वायदा में दूसरा सबसे ज़्यादा गिरने वाला ये शेयर इस वक्त है। संतोष जी, पिडिलाइट क्या बायोन डिप्स वाला शेयर है, या फिर अभी और नीचे जाता हुआ दिख रहा है आपको? ये एक अच्छा करेक्शन देखा, अब उस जोन में आ चुका है जहाँ से फ्रेश बाइंग की जा सकती है। मुझे लगता है ये जो 2850 इसके लिए डिमांड जोन है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। इस गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। ऊपर से अच्छा करेक्ट हो चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड बाइंग साइड फेवरेबल है, शॉर्टिंग साइड। पिडिलाइट को लेकर ये व्यू। डिम्पी ने एक्शन कंस्ट्रक्शन के बारे में पता किया था, उसी सेगमेंट की एक और कंपनी है सांघवी मूवर्स। सांघवी मूवर्स में आज तेजी अच्छी है, 5-5.5% ऊपर ये शेयर है। ये भी क्रेन सर्विस वाली ही कंपनी है। इसके बारे में कपिल आप जरा व्यू दीजिए। सांघवी मूवर्स और मूव करेगा ऊपर ये? स्ट्रक्चर ओवरऑल काफी अच्छा रहा हुआ है। पिछले 10-15 दिनों से ज्यादा का होराइजन देखते हैं तो एक स्टॉक प्राइस एक रेंज बाउंड रहा हुआ है, लेकिन अंडरलाइन टोन उसका साइडवेज टू पॉजिटिव भी हमें देखने मिला हुआ है। स्टॉक प्राइस काफी दिनों के बाद में एक ब्रेकआउट की ऑन द एज ऑफ ब्रेकआउट पे चल रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है। करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, 1410 के ऊपर निकल जाता है तो क्वांटिटी को थोड़ी और भी ऐड कर सकते हैं। और पिवट लेवल के हिसाब से इसके जो नेक्स्ट डे सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल आते हैं वो कहाँ यहाँ पे 1460 के लेवल के यहाँ पे आते हैं। तो 60 रुपए का आपको यहाँ पे करंट लेवल डिस्टेंस मिलता है, तो 1370 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए राय सांघवी मूवर्स को लेकर। एक स्टॉक सरकारी कंपनी NBCC, वहां पर भी तेजी है।
हालांकि अगर आप 2024 के हाई से देखेंगे तो तमाम ऐसी सरकारी कंपनीज हैं जो 20% 25% करेक्ट हुई हैं, उसमें एनबीसीसी का भी नाम है। 136 रुपए का भाव है, आज इसमें तेजी है। सुमित जी, एनबीसीसी काफी लोगों का ये फेवरेट स्टॉक भी है, ट्रेडर्स भी पसंद करते हैं। एनबीसीसी पर आपका क्या व्यू है? ये तेजी सस्टेन करेगी, और करेगी तो अभी कितना ऊपर जाने की गुंजाइश है शेयर में? थोड़ा सा पोजिशनल व्यू दीजिएगा इसमें। बिल्कुल अभिषेक जी, पोजिशनली बिल्कुल आप बने रहिए। अगर किसी को एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 122, और जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कीजिए। 140 से 142 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। देखिए 2 बार यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है इन द फेब्रुअरी मंथ एंड इन द लास्ट मंथ ऑल्सो। तो जैसे ही ये 142 अपना लेवल क्रॉस कर रहा है तो ये यू बॉटम कैंडिडेट बनेगा, और जो अपना पिछला हाई है वहां तक एक स्टॉक का टारगेट बन सकता है। सो अबव 142 फ्रेश पोजीशन बनाइए फॉर द टारगेट ऑफ 178, और जिनके पास है 122 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, तो आज जो क्लियरली फ्लेवर है मार्केट का वो सारे ही पीएसयू काउंटर्स में है। हम सभी काउंटर्स को देख रहे हैं, चाहे वो गेल हो, बीएचईएल हो, बीपीसीएल, कोल इंडिया तो निफ्टी को लीड कर ही रहे हैं। साथ ही ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये सभी काउंटर्स जो हैं ज़बरदस्त एक्शन दिखा रहे हैं। और एक बार संतोष एनटीपीसी पे भी राय दीजिए, क्योंकि देखिए पीएफसी आरएसी तो जोश में है ही, पर पूरी पावर थीम की बात करें तो एनटीपीसी क्या यहाँ पे भी एक अच्छी तेज़ी देख सकते हैं? क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से पिछले 3 दिन से ठीक ठाक करेक्ट हुआ है ये काउंटर, पर क्या रीबाउंड में पार्टिसिपेट करें? यस, रिबाउंड तो देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर में जाके ये 500 357 के आसपास स्टिक तो होते नजर आएगा। तो अभी तो है 5 रुपए 5 रुपए की अपसाइड, और अगर ये 357 के ऊपर टिकता है जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज, तो फिर हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से अपने ऑल टाइम हाई की ओर ट्रेड करेगा। तो अभी एक थोड़ी गुंजाइश और है फर्दर बाउंस बैक की। ठीक है, तो थोड़ी सी गुंजाइश और है, 4 से 5 रुपए और ये तेज़ी दिखाए तो उसके बाद जो है आप इस काउंटर में पार्टिसिपेट करें। पर जी हाँ, धीरे धीरे करके जो काफ़ी करेक्शन वाले स्टॉक थे जिनको मार्केट ने काफ़ी अच्छी तरीके से पनिश किया था, जैसे कि वोल्टास 8% की गिरावट दिखा रहा था, अब वो थोड़ी कम होकर 5% की गिरावट रह गई है। डॉक्टर रेड्डीज़ में कोई भी रिकवरी नहीं है। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रीवरीज की बात करें तो यहाँ पे भी 1.7% की हम गिरावट देख रहे हैं। तो गिरने वाले शेयर्स तो हैं ही। निफ्टी बैंक भी अब फिर से एक बार 190 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, पर आज एक्शन में जितने भी गैस रिलेटेड काउंटर्स हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए आईजीएल के नतीजे कमज़ोर थे, बहुत खास नतीजे नहीं थे, पर लगभग 6% की तेज़ी हम इस काउंटर में देख रहे हैं। एक बार संतोष आप ही राय दीजिए, आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस आज तीनों ही फ्लेवर में है, क्या यहाँ पे कोई ट्रेड सुझाना चाहेंगे आप? आप मेरे रेडार पर है। एमजीएल का स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। गुजरात गैस के तो नतीजे भी अच्छे आए थे, लेकिन कल मार्केट के चलते, कमजोर बाजार के चलते चल नहीं पाया था। में तो आज एक रैली आ चुकी है। गुजरात गैस का रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 535 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में अगर बाउंस बैक आता है तो 570 तक की एक रैली बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप रखिए नज़र। आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, ये तीनों ही काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं हम। पर इसके अलावा एक और काउंटर है रियल एस्टेट स्पेस से जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो है शोभा डेवलपर्स। हालांकि उतार चढ़ाव ज़रूर रहा है इसमें, पर आज फिर से 2% की तेज़ी दिखा रहा है। एक बार सुमित, शोभा डेवलपर्स का चार्ट चेक करेंगे आप? 2% के यहाँ पे उछाल है। कैसा दिख रहा है ये काउंटर आपको? देखिए स्टॉक ने रिसेंटली अपना एक ओवरबॉट जो जोन है वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिया है, तो फ्रेश मैं यहाँ पे बाइंग फिलहाल अवॉइड करूंगा। लेकिन जिनके पास अभी भी जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है और थोड़ा सा नजरिया लंबा है, बिल्कुल आप बने रहिए। कल का ही लो जो रहेगा वो मेरा एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा 1780 का। अपसाइड में अगर हम मोमेंटम देखें तो ये 2140 तक जा सकता है। ठीक है, शोभा डेवलपर्स यहाँ पे आप रखिए नज़र। पर इस बीच देखिए कुछ सरकारी बैंक सपोर्ट करने का काम ज़रूर कर रहे हैं। हम आपके लिए लगातार हाईलाइट करें कि पूरे पीएसयू पैक में किस तरीके की तेज़ी है, पर बैंक निफ्टी देखिए ज़रूर नीचे है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन अब धीरे धीरे करके बैंक्स का, निजी बैंकों का थोड़ा कम ज़रूर है, पर एसबीआई इस बीच जो है डे हाई पे आ रहा है। 1% की तेज़ी जो है एसबीआई, देखिए स्क्रीन पे आपके कैनरा बैंक है, यहाँ पे 2% की तेज़ी है। मैं बीओबी को देख रही थी, वहाँ पे भी 2% की तेज़ी है। बैंक ऑफ इंडिया आप देखिए 1.5% तेज़ है, और साथ ही एसबीआई यहाँ पे आप नज़र रखिए, यहाँ पे भी 1% का उछाल है।
क्या सुमित, जो हम पूरे थीम की बात कर रहे हैं, क्या एक आज अच्छा रीबाउंड है, क्या सरकारी बैंक निफ्टी बैंक को सपोर्ट देने का आज काम करेंगे और क्या यहाँ पे कोई पॉजिटिव नजरिया आपका? सुमित, ये सवाल आपसे है, शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे हैं, एसबीआई, बीओबी, इवन अगर आप लोअर में देखेंगे तो सीयूबी का भी काफ़ी अच्छा चार्ट है। तो हमें लग रहा है कि ये सेक्टर में अभी भी अपॉर्चुनिटी है, कभी भी आपको डिप्स मिल रहे हैं, आप उनको यूटिलाइज़ कीजिए। देखिए जब तक लेवल्स की बात करें तो एसबीआई हो गया, एसबीआई अभी भी हमें लग रहा है कि 790 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए अगर आपके पास पोजीशन है तो। ये न्यू हाई की तरफ अप्रोच करेगा और 880 विल बी द टारगेट। तो ये टारगेट हमें एक्सपेक्टेड है करीबन 1 या 2 महीने में यहाँ पे टच होने का। जो दूसरा स्टॉक मैंने डिस्कस किया था सिटी यूनियन बैंक, सीयूबी, देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी एक बेस फॉर्मेशन है। बेस फॉर्मेशन की बात करें तो 150 आपका एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 172। ठीक है, 172 रुपए का टारगेट है सिटी यूनियन बैंक को लेकर। कल के सत्र में हमने देखा था कि मेटल स्टॉक्स कमजोर हो रहे थे, आज थोड़ा थोड़ा रिकवरी वाला ट्रेड दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील आपको ऊपर दिखेगा, इसके अलावा मेटल माइनिंग में कोल इंडिया तो ऊपर है ही, जेएसडब्ल्यू स्टील में थोड़ी सी तेजी है, लेकिन अच्छी तेजी हम देख रहे हैं वो है आज वेदांता के शेयर में 2.5% के आसपास के मूव से फिर से 400 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। कपिल, जरा वेदांता चेक कीजिए, ये जो आज रिकवरी आ रही है, फिर से जो शेयर चल रहा है, क्या ये और चलेगा? ट्रेड बन रहा है इसमें कोई तेजी का? जी मैं बेसिकली मेटल के 17 स्टॉक ट्रैक करता हूं, तो उसमें से 88% ऑफ द स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम है। तो इन मेटल सेक्टर्स में काफी ब्रेथ पॉजिटिव में है। हिंदुस्तान जिंक, वीडीएल काफी अच्छे से लीड कर रहे हैं। वीडीएल में 2% का अपसाइड मोमेंटम आ गई है और इसका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव रहा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक टेक्निकल टूल यूज करते हैं, जब भी स्टॉक अपने 9 प्लेट मूविंग एवरेज को टच करता है और वहां से हमें कुछ पॉजिटिविटी देखने मिलती है, तो वो कैंडल के लो का हम स्टॉप लॉस बना के उसमें ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो सेम सेटअप मुझे यहाँ वीडीएल में भी देखने मिल रहा है। 405 का लेवल है, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन इसका स्टॉप लॉस हमारा 390 का रहेगा। तो 15 रुपए का रिस्क है यहाँ पे, लेकिन मेटल सेक्टर्स काफी अच्छे मोमेंटम में है और इसके ऊपर में इमीडिएट हर्डल 420 का आता है। सो दैट इज द फर्स्ट टारगेट आपका 1:1 के रेशियो में चल रहा है। लेकिन 420 जैसे ही स्टॉक निकल जाता है तो स्टॉक प्राइस में और भी हमें ऊपर की मोमेंटम देखने मिल सकती है। 400 जो इसके नेक्स्ट बेस्ट हर्डल लेवल है हमारे 430 से लेकर 440 के बीच में, तो वहां तक अपसाइड पोटेंशियल हो सकती है। तो बेशक वीडीएल में एक ट्रेड सेटअप अच्छा बैठ रहा है। ठीक है, वेदांता के लिए ये मौका आपके लिए। इसके अलावा स्किपर जरा आप चेक कीजिए इसको सुमित जी, लगातार ये बिकवाली के जोन में था, 4-5 सत्र से ये शेयर टूट रहा था, आज संभलने की कोशिश है। स्किपर क्या और संभलेगा? 325 का भाव है, क्या इसमें कोई सौदा लेना चाहिए? देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है 305 से 310 का, और स्टॉक का अगर हम देखेंगे तो अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट कर रहा है काफी टाइम से। तो कल का जो लो था वो बिलो द 50 डे मूविंग एवरेज था, जो कल का क्लोजिंग भी था। तो एक स्ट्रिक्ट यहाँ पे आप स्टॉप लॉस बनाइए, दैट विल बी द मच मोर बेटर। तो फिलहाल न्यू पोजीशन को मैं अवॉइड करूंगा। अगर न्यू पोजीशन के लिए मैं बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा 350, जो अभी भी यहाँ से 25 पॉइंट दूर है। तो फिलहाल न्यू पोजीशन को आप अवॉइड कीजिए, लेकिन जिनके पास बना हुआ है 310 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, नई पोजीशन नहीं बनानी है, लेकिन जिनके पास है 310 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहिए। 350 रुपए पर हर्डल है, उसके पार अगर गया फिर कोई इस पर हम रणनीति बनाएंगे, इसका रिव्यू भी करेंगे। ओएमसीज में भी आज तेजी है और उसकी वजह यह है कि क्रूड के दाम जो है थोड़े से नरम हुए हैं, 2 महीने के निचले स्तर पर कच्चा तेल आ गया है। इसके चलते ऑयल मार्केटिंग शेयरों में आप देखिए, बीपीसीएल हो गया या फिर एचपीसीएल, आईओसी, ये शेयर आज आपको चलते हुए दिखाई देंगे। आईओसी के शेयर में जो तेजी है 2% के आसपास की है। संतोष जी, इन तीनों में से किसका चार्ट आपको बेहतर लग रहा है और मौके कहां पर बन रहे हैं? मौके अगर बन रहे हैं तो ही बताइएगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, कपिल आप ही चेक कर लीजिए ये। जी मैं तीनों के चार्ट के स्ट्रक्चर में स्टडी कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा फिल्टरिंग कारण अभी बीपीसीएल में एक अच्छा सा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है और हिंद पेट्रो का जो मैं चार्ट देख रहा हूँ तो वहां पे भी एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। लेकिन आईओसी का चार्ट है वो इतना कन्विंसिंग नहीं बैठ रहा है।
तो यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करना होता है तो बीपीसीएल पे एक राय बना सकते हैं। 616 के लेवल पे चल रहा है, थोड़ा सा तिरछा एक करेक्शन हमें देखने मिल रहा होगा। 600 का इसने बेस बनाया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। और स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल तो अच्छा ही है। और यूएस ऑयल का भी हम देखते हैं तो अभी कुछ 77 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है, उसने अपना एक सपोर्ट लेवल भी ब्रीच किया और नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल आपका 75 पे आता है, तो वहां पे थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो इसका इनवर्स कोरिलेशन हमें यहाँ पे देखने मिलता है, तो इस स्टॉक में भी 645 तक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है। 645 का लक्ष्य है बीपीसीएल के लिए कपिल की तरफ से। चलिए कपिल जी और सुमित जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर हमसे बातचीत करने के लिए, अपना व्यू भी शेयर करने के लिए।